अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो हैं इस वक्त केमिस्ट्री की क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत हंगामा खेज जो है हमारी एक एंट्री रही है आज की क्लास के अंदर। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हमने जो आज डिस्कस करना है उसमें हमने लास्ट टाइम जो चीज़ छोड़ दी थी, जो कि चैप्टर नंबर 3 के हवाले से थी, वो भी हमने आज कवर करनी है। और उसके साथ साथ हम चैप्टर नंबर 4 को भी डिस्कस करेंगे। हमारा जो आज के लेक्चर का फॉर्मेट होगा, मैं आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा। मैं टॉपिक्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम जानते हैं जब भी हम टॉपिक्स में जाते हैं बहुत डिटेल में जाना पड़ जाता है। और उसके साथ फिर जो है आप लोगों के जो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं वो अरेज होना शुरू हो जाते हैं। सो मैं आप लोगों को एमसीक्यूज फॉर्मेट बताऊंगा कि हर एक टॉपिक से किस तरह का एमसीक्यू बनता है। हर एक टॉपिक से रेलेवेंट मैंने एमसीक्यू आपके लिए कोट करना है। उस एमसीक्यू के अंदर हम उस टॉपिक के हवाले से ब्रीफ भी कर लेंगे, समझ भी लेंगे कि उस टॉपिक में क्या लिखा था और क्या उसका जो है बेसिक जो है वो जो भी जो उसका कोर कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और जो है हम एमसीक्यूज की भरमार जो है वो कर देते हैं ताकि हमें जो है समझ आए कि हमने किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है और किस तरीके से एमसीक्यूज आते हैं। तो हम जो है इस वक्त बेसिकली ई-कैट केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जल्दी से जस्ट मेंशन कर दें क्लास नेम और उसके बाद फिर हम जो है स्टार्ट करते हैं अपनी आज की प्रोसीडिंग्स को। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि हम जो है बेसिक तौर पे जहाँ तक हमने कल तक पढ़ा था उसी से ही ऑनवर्ड चलेंगे। और कल जो है मैंने आप लोगों को जो चीज़ पढ़ा दी थी, जो चीज़ मैंने आप लोगों को कल जो है डिस्कस आप लोगों से कर ली थी, सर ये बेस्ट एमसीक्यूज वाला बिल्कुल 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 ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ तो जल्दी जो है आंसर आपका दूंगा। मैंने आपको बताया कि मैंने कल ये खुद बैठ के डिसाइड किया, क्योंकि हम जब जो है किसी टॉपिक में जाते हैं तो बहुत डेप्थ में जाना पड़ जाता है। और टॉपिक्स वाला फॉर्मेट तो वैसे भी आप जानते हैं कि वो एफएससी में फॉलो होता है। हम इस वक्त ई-कैट पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें एमसीक्यूज को डिस्कस करना चाहिए कि कितना जो है हमारे पास एमसीक्यूज को जो है डिस्कस जितना हो सकेगा उतना हम करेंगे, उतना ही हमारे लिए बेटर है। सो पहला एमसीक्यूज आप लोगों के लिए राइट करूंगा, क्रिटिकल टेम्परेचर के हवाले से है। क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर डिफरेंट गैसेज, ठीक है, इज डिफरेंट डिपेंड्स अपॉन। क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए मैं टीसी का वर्ड यूज करूंगा। आप जानते हैं कि ये सिंबॉलिक वे है क्रिटिकल टेम्परेचर को मेंशन करने का। क्रिटिकल टेम्परेचर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, इट डिपेंड्स अपॉन ए। हमारे पास ऑप्शन है साइज यानी जो हमारे पास साइज ऑफ द मॉलिक्यूल है उस पर डिपेंड करता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। बी हमारे पास ऑप्शन क्या है भाई, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और डी है ऑल ऑफ दीज। सो इसमें से आपने जल्दी से बताना है और हम थोड़ा बहुत रिकॉल भी कर लेंगे कॉन्सेप्ट को जो कि रिलेटेड टू क्रिटिकल टेम्परेचर है। सो अगर हम देखें क्रिटिकल टेम्परेचर है क्या, हमने कल जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया था वो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस था, ठीक है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से हम किसी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। हमने ये बात कल पढ़ी थी कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के लिए 3 कंडीशंस रिक्वायर होती हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है। इन 3 कंडीशंस को अप्लाई करते हुए किसी भी गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं और हर एक स्पेसिफिक गैस के लिए एक स्पेसिफिक हमारे पास वैल्यू होती है क्रिटिकल टेम्परेचर की, क्रिटिकल प्रेशर की और क्रिटिकल वॉल्यूम की, ठीक है जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब के सब कंट्रीब्यूट करेंगे अपने जो आज के जो हम डिस्कशन करने लगे हैं एमसीक्यूज को, तो उसका आंसर सब प्रोवाइड करेंगे, सब जो है वो पूरा इंटरेस्ट जो है वो इस वाले से शो करेंगे। तो देखो, अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करते हैं तो क्रिटिकल टेम्परेचर साइज डिपेंडेंट है। क्यों? हम जानते हैं कि अगर जो हमारे पास मॉलिक्यूल नॉन पोलर टाइप का हो तो साइज मैटर करता है, साइज पोलराइजेबिलिटी क्रिएट करता है, और जब पोलराइजेबिलिटी क्रिएट करता है तो फिर उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वेरी करती है। सो ये तो हो गया, इस पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा।
शेप पे भी डिपेंड करता है। किस तरीके से, आपने सेकेंडरी में ये बात पढ़ी भी है कि अगर हमारे पास लीनियर यानी हम कह लें कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हो तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है एज कंपेयर टू ब्रांच चेन। सो इट मींस कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल ऑलवेज जो है डिफाइन द polarizability, ठीक है, always defines the polarizability and the polarizability will define the intermolecular force strength. So इस पे भी डिपेंड करेगा और intermolecular force तो डिसाइड करती ही है कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होना चाहिए और all of these is the right option, ठीक है, all of these is the right option। मैंने कल लास्ट में आप लोगों से ये बात कही थी कि जब हम बात करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर की तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो है फॉर पोलर गैसेस, ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर एज कंपेयर टू फॉर नॉन पोलर गैसेस, ठीक है जी। पोलर गैसेस जो है इनके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर वैसे भी ज्यादा होता है, ठीक है जी। तो इसमें मेरे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं है, आप सबको क्लियर हो चुका होगा कि इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो डिपेंडेंट होती है, डिपेंड कर रही होती है, ठीक है भी। उसके बाद अगर हम देखें सो क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद मैं चाहूंगा कि आप लोगों को जो लिक्विफिकेशन मेथड था, लाइंडर्स मेथड फॉर लिक्विफिकेशन, उस पर ले आऊं, ठीक है। सो उस हवाले से एक एमसीक्यू है, उसकी जो है हम बात कर लेते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो है हमारे पास वो पॉइंट क्लैरिफाई हो जाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने कल भी ये मेंशन किया था आप लोगों के लिए, आपने लास्ट में उस पॉइंट को जो है जरा फोकस किया होगा कि जब हम बात करते हैं पोलर टाइप ऑफ गैसेस की, तो पोलर टाइप ऑफ गैसेस के अंदर चूंकि ऑलरेडी जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करती है, तो फिर इस तरह की जो गैसेस हैं, ठीक है, इस तरह की गैसेस को अगर हम देखें तो क्रिटिकल टेम्परेचर की कंडीशन जो है हम कहते हैं ज्यादा हाई रिक्वायर होती है। अच्छा सर आवाज नहीं आ रही, आवाज का देख लें, कुछ इशू चल रहा है, आवाज देख लें भी क्लियर है या नहीं, अगर है तो फिर बता दें ताकि हम इन्हें बता सकें कि क्लियर है। आवाज बिल्कुल क्लियर है, कोई मसला नहीं है। अब अपने जो है सिस्टम पे गौर करेंगे, अपने सिस्टम को देखेंगे कि किस तरीके से हो सकता है। What do we call the sudden expansion of gas? What do we call the sudden expansion of gas? So भाई इस हवाले से हमें क्या होगा कि हम किस तरीके से जो है बताएंगे कि क्या होता है ये। ए ऑप्शन हमारे पास है, ये हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ है, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास है कि ये वैसे तौर पे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, सी ऑप्शन हमारे पास है कि ये बेसिक तौर पे जॉल थॉम्सन इफेक्ट है, और डी ऑप्शन हमारे पास क्या है भाई, डी ऑप्शन हमारे पास है कि ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, डाल्टन्स लॉ हमारे पास है। सो इसमें से क्या ऑप्शन आपको बेटर लगता है, क्या ऑप्शन आपको लगता है कि ये ठीक होगा। मैंने आपसे कहा कि सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस का मतलब क्या होता है। देखो आप ये बात जानते हो, जब भी किसी एक गैस को, हाईली प्रेशराइज्ड गैस को आप क्या करते हो, एक्सपेंड करते हो, सो आफ्टर एक्सपेंशन इट विल ऑलवेज कॉज कूलिंग, ठीक है, और ये बेसिक तौर पे कहलाता है जॉल थॉम्सन इफेक्ट। बिल्कुल सही, ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बनता है। सडन एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि जॉल थॉम्सन इफेक्ट होगा, यानी कि कूलिंग का अमल काज होगा, गैस जो है वो एक्सपेंड करेगी एकदम से हाई प्रेशर के जो है से निकलने के बाद, और कूलिंग का अमल जो है वो काज करेगी, ठीक है भाई। सो यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को। मैं चाहूंगा कि आप लोगों को अब जो है नेक्स्ट लेंस मेथड के हवाले से एक एमसीक्यू बताऊं कि किस तरीके से वो बन सकता है, उस हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ भी करूंगा आप लोगों को। एक चीज मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूं कि लेंस मेथड फॉर लिक्विफिकेशन जो है, इसमें जिस गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, आपने इस बात को अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। दो गैसेस हैं जिनको हम जो है लेंस मेथड फॉर लिक्विफिकेशन जो है उससे लिक्विफाई नहीं कर सकते। कौन कौन सी हैं भाई, एक हमारे पास हीलियम है और एक हमारे पास हाइड्रोजन है, क्योंकि साइज बहुत छोटा है और टोटली नॉन पोलर टाइप के गैसेस हैं, तो इस तरह की गैसेस के बारे में हम कहते हैं कि इन गैसेस को लिक्विफाई करना आसान नहीं है, तो लेंस मेथड हमें हेल्प नहीं करेगा इन दो गैसेस के हवाले से। अब मैं यहां पर लिखूंगा लेंस मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर, अब ये तो बड़ा आसान सा ही है, लेंस मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर, ठीक है, किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, सेपरेशन ऑफ गैसेस के लिए करते हैं, ग्राहम्स लॉ ऑफ जो हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के लिए करते हैं, या कंप्रेशन ऑफ गैसेस के लिए करते हैं, या लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के लिए करते हैं। सो कौन सा इसमें से होगा बेटर ऑप्शन, ये आपने देखना है। लेंस मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर
यानी हम किस लिए जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, लिंड्स मेथड का किस लिए जो है हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसका। सो फर्स्ट वन हमारे पास है, ए है सेपरेशन ऑफ गैसेस। सेपरेशन ऑफ गैसेस बेसिक तौर पे कंप्लीट होगा, मैं शॉर्टर फॉर्म में राइट करूंगा इसको, या एक्सपेक्शन ऑफ गैसेस के लिए, या फिर हम किस लिए यूज करते हैं इसको भाई, कंप्रेशन के लिए यूज करते हैं इसको, या डी ऑप्शन है लिक्विफिकेशन के लिए। यानी किसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। सो जाहिर सी बात है लिक्विफिकेशन के लिए हम लिंड्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया कि मेजर जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बेसिक तौर पे क्या है कि हीलियम और हाइड्रोजन को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते बाय यूजिंग द लिंड्स मेथड फॉर लिक्विफिकेशन। ठीक है, यहां तक तमाम लोगों को क्लैरिटी है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तमाम की तमाम चीजें जो है मैंने आपको बता दी हैं। अब आगे चलेंगे और गैसेस जो है, ठीक है, उस हवाले से बात करेंगे कि गैसेस किस कंडीशंस के ऊपर आइडियल और किस कंडीशन के ऊपर नॉन आइडियल के तौर पर बिहेव करती हैं, उस हवाले से हम डिस्कशन कर लेते हैं। सो हम यहां पर लिखने लगेंगे गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट हाई टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर नॉन आइडियलिटी। ठीक है जी, हम यहां पर देख लेते हैं कि गैसेस बिहेव नॉन आइडियल एट हाई प्रेशर which reason cause this। ये सिंपल कर लेते हैं हम। ठीक है, अब रीजन मेंशन करता हूं, उस पर आप गौर करें और यहीं पर एक पॉइंट भी लिखवा दूंगा, आप उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा अपने पास। ठीक है जी, अच्छा वो पॉइंट हमारे पास यानी इसकी ऑप्शंस बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, हाई प्रेशर द गैसेस मॉलिक्यूल मूव्स इन वन डायरेक्शन। एट हाई प्रेशर gas molecules move in one direction, in one direction। ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या होगा कि एट हाई प्रेशर द कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल आर इंक्रीज्ड। ठीक है, इंक्रीज होती है, क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। एट हाई प्रेशर the collision increase। ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास क्या है भाई, सी ऑप्शन हमारे पास है कि एट हाई प्रेशर द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिकम सिग्निफिकेंट। द इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इंक्रीज। और लास्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन जिसको हम कह रहे होते हैं, वो बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं कि क्या होगा कि द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स इनसिग्निफिकेंट। द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल becomes negligible या insignificant। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि बेस्ट होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि जो है ठीक होगा। मैंने आपको बता दूं कि वो कौन सी कंडीशन है जिसपे कोई एक गैस जो है वो आइडियल बिहेव करती है और वो कौन सी कंडीशन है जिसपे कोई एक गैस जो है वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती है। इस हवाले से जो है थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं। आइडियल के लिए मेंशन कर रहा हूं मैं, आइडियल कंडीशन के लिए मेंशन कर रहा हूं कि गैस कब आइडियल जो है बिहेवियर शो करेगी, जब हमारे पास जो प्रेशर है वो लो होगा, लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, आइडियल कोई एक गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर कब शो करती है, जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर क्या हो, हाई हो। रीजन बता देता हूं, इसमें ही आ जाएगी। ठीक है, और नॉन बिहेवियर शो करती है, नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती है एट हाई प्रेशर
और लो टेम्परेचर। ठीक है, ये दो रीजन हैं जिन पे, यानी दो पॉइंट्स हैं जिन पे नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगी गैस, और ये दो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम कहते हैं कि गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर को शो करती है। ठीक है, अब देखो मैंने इस क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे कि गैसेस बिहेव नॉन आइडियली एट हाई प्रेशर, व्हाई, क्यों ऐसा होता है? रीजन क्या है कि हाई प्रेशर क्या होता है कि भी हमारे पास चूंकि प्रेशर अप्लाई किया हुआ हमने, तो पार्टिकल्स बहुत करीब आ जाएंगे। जब पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब आएंगे तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनहांस हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस जो है, ठीक है, दे विल इंक्रीज। ठीक है, दैट विल इंक्रीज। ठीक हो गया। कोई गैस आइडियल बिहेवियर क्यों शो करती है? हमने दो पॉइंट्स पढ़े हुए हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर कि गैस पार्टिकल्स के दरमियान आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती। एक ये पॉइंट पढ़ा था आइडियल गैस के लिए, और दूसरा पॉइंट पढ़ा था कि हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं इनसाइड द गैस, उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द होल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है जी, ये दो पॉइंट्स हैं जो कि किसी एक गैस को आइडियल बना देते हैं। ठीक है, सो ये किस वक्त हो सकते हैं? जब प्रेशर लो हो। जब प्रेशर लो होगा तो गैस पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, जब दूर दूर होंगे तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होंगी, इसलिए कहते हैं आइडियल गैस आ जाएगा। और जब हम हाई टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो गैस एक्सपेंड करेगी, जब गैस एक्सपेंड करेगी तो पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस कम होगा, तो हम कहते हैं तब भी गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर शो करेगी। लेकिन हम जब हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है, पार्टिकल्स करीब आते हैं, जब करीब आएंगे तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ती है, तो वो पॉइंट गया। और दूसरा ये कि लो टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है कि गैस पार्टिकल्स की एनर्जी कम होती है, पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होती है, पार्टिकल्स करीब आते हैं, तो क्या होगा कि एक तो इंटरेक्शन फोर्सेस बढ़ेंगी, दूसरा ये कि वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल विल बिकम सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू द होल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन जो मैंने आपको प्रोवाइड किया। अब तक के लिए तमाम चीजें आपको क्लियर हैं, तमाम चीजें आपको समझ आ रही हैं? भाई जल्दी से मुझे बताइएगा, भी आप लोग साथ साथ में ना मुझे क्लैरिफाई भी करते रहिएगा। हम बहुत फास्ट ट्रैक पे मूव कर रहे हैं, और चूंकि नीड भी यही है, क्योंकि हम ई कैट की बात कर रहे हैं, सो ई कैट में यही होता है। ठीक है जी, हमें बहुत फास्ट ट्रैक पे चलना पड़ता है क्योंकि टाइम कम है, सो हमें जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करना है। आज का टेस्ट भी है चैप्टर 4 के हवाले से, और जो चैप्टर 3 के पॉइंट्स रह गए थे उनको भी हमने जो है आज के टेस्ट के अंदर जो है थोड़ा बहुत मार्जिन रखा हुआ है कि उसको भी हम देख लेंगे। उसके लिए भी जो है आपको टाइम दिया जाएगा, यानी कि उस पर भी हम आपको टेस्ट करेंगे कि आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है भाई, अच्छा, सो मैंने आपको आइडियल और नॉन आइडियल गैस कंडीशन बता दी है कि किस केस में आइडियल होता है और किस केस में गैस जो है वो एज अ नॉन आइडियल के तौर पे बिहेव करती है। ठीक है जी, अब मैं जाऊंगा टूवर्ड्स द वंडरवाल। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसके बाद, यानी कि जो हम काजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर की हम बात करते हैं, तो उसमें नीचे एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। मैंने कल एक क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किया हुआ था। ठीक है, यानी जो काजेज ऑफ नॉन आइडियल बिहेवियर है, इस टॉपिक के अंदर एक ग्राफ आपने देखा होगा। ठीक है, उस ग्राफ के अंदर जो हमारे पास कल भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाला एक क्वेश्चन आया हुआ था, सो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है। अगर मैं इस पूरी चीज को वहां ले जाऊं तो बनेगा 1 इज इक्वल टू, नॉट एग्जैक्टली 1 इज इक्वल टू एनआरटी ओवर पीवी। ठीक है, ये बेसिक तौर पे हमारे पास है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको आपने नोट डाउन कर लेना है, कल इसका एमसीक्यू भी जो है आपको आया था। ठीक है भाई, तो जल्दी से आगे चलते हैं। और वंडरवाल इक्वेशन है। अब वंडरवाल इक्वेशन के अंदर हमने डेप्थ में नहीं जाना, क्योंकि हमने कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना नहीं है ना, उसमें सिर्फ एमसीक्यू वाली बात को जस्ट करना है, सिर्फ एमसीक्यू जो है उसको उसके हवाले से जो है हमने बात करनी है। ठीक है, सो जल्दी से मैं जो है वो वाला क्वेश्चन जो मैंने कल आपको दिया भी था उसको डिस्कस कर लेता हूं। रियल गैस। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, आपने अपनी बुक के ऊपर इस टॉपिक को निकालते हुए आपने ए और बी जो हमारे पास जो है कॉन्स्टेंट्स आए थे, इनके जो यूनिट्स हैं, किसमें यूनिट्स हैं भाई, इनके जो यूनिट्स हैं इन एसआई, उसको आप जरूर अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, एसआई जो यूनिट्स हैं ए और बी कॉन्स्टेंट्स के, उनको आप जरूर जो है मार्क करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, इन दोनों यूनिट्स को आपने मार्क कर लेना है, दे आर इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब जनरल गैस इक्वेशन आइडेंटिफाई करती है आइडियलिटी को, जनरल गैस इक्वेशन आइडेंटिफाई भी करती है, वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी डिफाइन करता है, और इसके साथ वो जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के 2 पोस्टुलेट्स हैं वो भी डिफाइन करते हैं। ठीक है भाई, तो जल्दी से जो है एमसीक्यू की तरफ चलता हूं मैं। और मैंने आपको बताया कि करना क्या है आपने, एक तो जो है आपने क्या कहते हैं जो कांस्टेंट की जो यूनिट्स हैं एसआई यूनिट्स, उनको मार्क कर देना है। ठीक है, और उसके साथ यहां पर एक और चीज भी है। अच्छा,
यहां पर जो बी आएगा ना, बी जो है जिसकी हम बात करते हैं, जब हम वॉल्यूम करेक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें बी कांस्टेंट वैल्यू आती है। सो जो बी कांस्टेंट वैल्यू है इसके हवाले से आप लिखेंगे कि इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द एटम, यानी एटम के साइज पे डिपेंड करती है। साइज ऑफ द एटम या साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी कर सकते हैं, साइज ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल, ये चीज आपने नोट डाउन करनी है। देखो बी जो हमारे पास था इसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का नाम देते थे, ठीक है। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द एटम और द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, क्योंकि साइज ऑफ द एटम या साइज ऑफ द मॉलिक्यूल डिसाइड करता है पोलराइजेबिलिटी को, और जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होती है उतनी ही इंटरेक्शन फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती हैं, उतने ही पार्टिकल करीब आ जाते हैं, स्क्वीज कर जाता है हमारा वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। सो हम कहते हैं कि फिर जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा एज कंपेयर टू द होल वॉल्यूम ऑफ द गैस सिलेंडर। इसलिए हम कहते हैं कि बी की वैल्यू ऑलवेज डिपेंड करती है किसके ऊपर, साइज ऑफ द एटम या साइज ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करती है। सर कैन यू राइट द एसआई यूनिट? आई डोंट हैव द टेक्स्ट बुक, ठीक है, ऐसे ही मैं राइट कर देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं आए, ठीक है जी, जल्दी से राइट कर लेते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट जो हमारे पास है, ठीक है, किस चीज के भाई, ए के, मैं वो आपको जो है बताने लगा हूं, उस हवाले से जो है मैं आपको गाइड कर देता हूं। ए के एसआई यूनिट में लिख रहा हूं यहाँ पर, इसको रेस कर लेते हैं और इस जगह पे लिख लेते हैं, जल्दी से लिखेंगे, फिर एक एमसीक्यू है उसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे और प्लाज्मा स्टेट को डिस्कस करते हुए चैप्टर 4 पे मूव करेंगे। टेस्ट भी मैं दरमियान में शुरू करूंगा ताकि आप लोग टेस्ट को जो है अटेम्प्ट करें, और उसके बाद उस दौरान जो है मैं कुछ एमसीक्यू राइट करूंगा व्हाइट बोर्ड पे, और उसके बाद जब आप वापस आएंगे तो एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे, आपका टेस्ट भी डिस्कस हो जाएगा आज के दिन ही और आज के टाइम के अंदर ही, ठीक है भी। सो ए के एस आई यूनिट की मैं बात कर रहा हूं, ए के एस आई यूनिट न्यूटन मीटर रेज़ टू पावर 4 पर मोल स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारे पास है यूनिट किस चीज के, ये बेसिक तौर पे हमारे पास यूनिट हैं जो हम इस वक्त जो है मैंने आपके साथ मेंशन किया हुआ है आपके पास, ठीक है। ये बेसिक तौर पे +4 है, ठीक है जी, जस्ट 4 न्यूटन मीटर रेज़ टू पावर 4 मोल रेज़ टू पावर -2, ठीक है। ये हमारे पास ए के यूनिट हैं जो कि एस आई यूनिट हमारे पास आते हैं। बी की हम बात करेंगे, और बी जो है, ठीक है, इसके लिए जो हमारे पास एस आई यूनिट आते हैं वो हमारे पास क्या होंगे भाई, ये है मीटर क्यूब पर मोल, मीटर क्यूब पर मोल, ठीक है। सो ये ए और बी जो है ना, ठीक है, इनके हमारे पास क्या होंगे, ये बेसिक तौर पे हमारे पास यूनिट्स हैं, किस हवाले से एग्जैक्टली डिस्कशन भी आज ही करेंगे मोहम्मद। ये ए और बी जो हमारे पास यूनिट्स हैं ये एस आई यूनिट्स हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैं ए और बी के, ठीक है भाई। इसको जल्दी से ऐसे ही नोट डाउन करना है। मैं आप लोगों के लिए जो है एमसीक्यू राइट करूंगा, रियल गैस ओबे वंडरवाल इक्वेशन, ओबे वंडरवाल इक्वेशन, रियल गैस ओबे वंडरवाल इक्वेशन, नॉट एग्जैक्टली दैट इक्वेशन, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें जल्दी से, ठीक है। वंडरवाल इक्वेशन विल रिजेंबल टू आइडियल गैस इफ आइडियल गैस इफ। अब इसमें ए ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए ऑप्शन हमारे पास है ए बोथ ए एंड बी आर लार्ज, ये हमने कल वैसे टेस्ट में भी दिया था लेकिन मैं चाहता हूं कि डिस्कस भी कर लूं। बोथ ए एंड बी आर लार्ज, बी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बोथ ए एंड बी आर स्मॉल, A and B are small, ठीक है। और सी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, सी ऑप्शन हमारे पास है A is small, B is large, और डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, बेसिक तौर पे डी ऑप्शन है A is large and B is small, B is small, ठीक है। अब इसमें बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बनता है, ए एंड बी बोथ आर स्मॉल, ठीक है। मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था कि बी की वैल्यू डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, बी ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द एटम एंड साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। व्हाई?
बिकॉज द साइज ऑफ द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल विल डिसाइड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रेंथ, ठीक है। सो अगर ए और बी की वैल्यू हम बात करें तो अगर बी जितना बी की वैल्यू बड़ी होती है, बढ़ जाती है, ज्यादा होती है, जब हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो बी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी तरीके से ए भी यही है कि जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी उतनी ही ए की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। सो लार्जर द ए एंड बी वैल्यू, हम कहते हैं कि मोर विल बी द गैस मूव टुवर्ड्स द नॉन आइडियलिटी, ठीक है। तो चूंकि हम आइडियलिटी की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि गैस कब आइडियल बिहेवियर शो करेगी, तो जब दोनों के दोनों ए और बी दोनों के दोनों स्मॉल होंगे। ए और बी जो है जब हमारे पास स्मॉल होंगे तो हम कहते हैं कि फिर हमारे पास गैस जो है वो क्या करेगी, ये बेसिक तौर पे हम कहते हैं कि आइडियल बिहेवियर को शो करेगी। बिल्कुल एग्जैक्टली ये एक्सरसाइज के हवाले से ही एमसीक्यू, लेकिन चूंकि इसमें मेजर कॉन्सेप्ट है तो आपको जस्ट समझाना था, ठीक है, कि जब भी ए और बी जो है बहुत स्मॉल होगी तभी कोई एक गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर को शो करेगी, क्योंकि ए और बी की दोनों की जो वैल्यूज हैं इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन, क्या होगा भी, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रेंथ, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल देखो मैंने आपको जस्ट मेन कंटेंट समझाने के लिए जो है आपको बताया व्हाट इज ए एंड बी। राफे कह रहे हैं सो ए एंड बी जो है इस तौर पे दे आर कांस्टेंट, ठीक है, दीज आर द कांस्टेंट वैल्यूज, ठीक है, दैट विल शो द आइडियलिटी और नॉन आइडियलिटी बिहेवियर, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। वंडरवाल के हवाले से कोई कैलकुलेशन बेस्ड जो है एमसीक्यू नहीं आ रहा, ठीक है, कैलकुलेट टेम्परेचर थ्रू वंडरवाल ऐसा कोई इतना खास नहीं है, ठीक है। अच्छा, सो आगे चलेंगे और मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट लेके जाऊंगा, नेक्स्ट मूव करवाऊंगा आप लोगों को। नेक्स्ट जो है हम आगे कुछ चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है गाइड कर देता हूं रिलेटेड टू सर बी की डिस्कशन बता दें। देखो बेसिक तौर पे अभी मैंने आपको बताया कि ए और बी डिफाइन करते हैं कि कोई एक गैस आइडियल है या नॉन आइडियल है, ठीक है, यानी कितना एक्सटेंट है उसके अंदर आइडियलिटी का, कितना एक्सटेंट है उसके अंदर नॉन आइडियलिटी का, ए और बी की वैल्यू डिसाइड करती है। ए और बी जितना स्मॉल होगा उतना ही गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगी और जितना ए और बी की वैल्यू बढ़ेगी उतना ही गैस नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगी, ठीक है। और किसी भी गैस की जो ए और बी वैल्यू है वो बढ़ती कब है कि ए और बी वैल्यू बढ़ती कब है कि जब हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रेंथन हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस वक्त बिलाल कुछ कह रहे हैं, बिलाल की बात सुन लेते हैं। ए एंड बी की कोई और यूनिट भी हैं, एग्जैक्टली और यूनिट भी हैं। हम मेजरली जो है हम एस आई यूनिट की बात करते हैं, मीन हमें नहीं देखो उमैर, एक्सरसाइज रखने से कोई फायदा नहीं होगा, हम डिस्कशन कर रहे हैं ताकि हमारे जो क्लियर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सकें, ठीक है। बाकी कोई श्योरिटी नहीं है कि एक्सरसाइज में से कुछ आएगा या नहीं, कुछ भी आएगा, ठीक है, इस वजह से नहीं है सर। बी के स्मॉल होने से आइडियल बिहेवियर रिपीट करते मैंने अभी बताया आपको कि ए और बी की वैल्यू डिसाइड करती है कि कोई एक गैस आइडियल है या नॉन आइडियल है। ए और बी की लार्जर वैल्यू शो करती है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी। मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूं और बार बार कर रहा हूं। हाँ जी, बिल्कुल आप रिपीट करके देख लीजिएगा, बिल्कुल रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि इससे बाकी लोग जो हैं उनका लॉस बिल्कुल होता है एग्जैक्टली तौर पे। इस चीज़ को हमने भी रियलाइज, मैंने भी खास तौर पे रियलाइज को पर्सनली किया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्या चीज़ भी, नेक्स्ट हमारे पास जो है प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर है। मैं थोड़ी सी बातें जो है उस हवाले से करूंगा और हम चैप्टर नंबर 4 पे मूव करेंगे, ठीक है। प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर की अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर के हवाले से हम कहते हैं कि ये जो है ये कंसिस्ट करता है किन के ऊपर, ये कंसिस्ट करता है कैटायंस के ऊपर, ठीक है, ये कंसिस्ट करता है, हंसी बात कर लेंगे बाद में, सिर्फ मुझे इस पे फोकस करने दो, ठीक है। अच्छा, नहीं करती एग्जिस्ट, बिल्कुल नहीं करती आइडल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, वापस फोकस करते हैं, आपने इसको नोट डाउन कर लेना, अपने पास जो है मेंशन कर लेना है, ठीक है। मैं आपसे कह रहा था कि जो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर है इसमें क्या कुछ होता है। प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर के अंदर कैटायंस होते हैं। प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं भी, न्यूट्रल जो है वो पार्टिकल्स होते हैं। और प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर जो है, ठीक है, इस हवाले से हम कहते हैं, हाँ, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर के हवाले से हम कहते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दे आर कंबाइंड विद, ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल्स, केटाइंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। इन तीन के जो है, इन तीन के मजमूए को हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। एक चीज आपने नोट डाउन कर ली। दूसरी चीज जो आप नोट डाउन करेंगे अपने पास वो ये कि प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है क्योंकि इट कंटेन्स द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, इसके अंदर मौजूद होते हैं। सेकंड चीज आपने जो है नोट डाउन कर ली है। थर्ड चीज जो है, हम अगर देखें थर्ड चीज हमारे पास क्या होगी जो कि आपने नोट डाउन कर दी है, वो इसके शुरू में पहले पैराग्राफ के अंदर है कि विलियम क्रॉक ने 1979 के अंदर जो है इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था और इस टर्म के बारे से बात की थी,
फोर्थ चीज जो आपने अंडरलाइन करनी है वो है कि यूनिवर्स का 99% जो है वो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर पर मुश्तमिल है। तो ये मैं आपको मार्क करवा रहा हूं कि आपने इसको अंडरलाइन करना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, और आपने इसको जो है याद भी रखना है। सवाल से जो है आपके पास क्लियर कट जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक हो गया। ये चीज हो गई। उसके बाद हमारे पास जो है कुछ डिस्कशन है रिलेटेड टू नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लाज्मा। तो उसमें आपने नेचुरल प्लाज्मा का जो टेम्परेचर है जो कि 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको आपने अंडरलाइन करना है। ये नेक्स्ट पेज पर आएगा, प्लाज्मा का जो टॉपिक है उससे नेक्स्ट पेज पर 20,000 बेसिक तौर पे क्या है, नेचुरल प्लाज्मा का हम कहते हैं टेम्परेचर है, ठीक है। सो उसको आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, ये आपने अंडरलाइन कर लिया। बाकी अगर हम देखें तो इसमें एक और पॉइंट भी है, और एक और पॉइंट हमारे पास क्या है कि मैं एक लाइन आपको पढ़ के दिखा रहा हूं, आप जो है उसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। उसको आपने जो है अंडरलाइन करना है। एग्जैक्टली 1879 है, एग्जैक्टली 1879 ही आई थी मेरे ख्याल से, काशा मैंने कहा था। अच्छा, यहां पर है मेजॉरिटी ऑफ द मैटर इन इनर स्टेलर, ठीक है, स्पेस इज प्लाज्मा। ऑल द स्टार्स, ठीक है, स्टफ ऑफ स्टार्स, ठीक है, ऑल द स्टार्स आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। सन इज अ 1.5 मिलियन किलोमीटर बॉल इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। सो ये चीज आप अंडरलाइन करेंगे कि वेरियस प्लाज्मा फाउंड के अंदर ये पॉइंट आता है, इसे आप अंडरलाइन कर लेंगे, इसे आप जरूर जो है अपने पास मेंशन कर लेंगे। और अब हमारे पास जो है चैप्टर 4 स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है, हम चैप्टर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, और इस हवाले से जो हमने डिस्कशन एक्सटेंसिव वे में की वो आप उससे सेटिस्फाई होंगे। हम 30 मिनट्स पे जो है चैप्टर 4 को जो है गो थ्रू करेंगे, यानी कि उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, फिर आपका टेस्ट होगा 7 मिनट का, उसको फिर वापस हम जो है डिस्कस करेंगे। सो अब तक के लिए क्लियर है आप सबको? जल्दी से बताना है आप सबने बताना है, मतलब कि सबका मतलब सब होता है, क्योंकि इस वक्त अगर 80 की स्ट्रेंथ बैठी है तो मैं चाहता हूं कि सब कंट्रीब्यूट अपनी जो है वो करें। बिल्कुल 20,000 ही है, 20,000 ही है मिनाहिल, 20,000 ही मैंने मेंशन किया था कि जो है टेम्परेचर होता है 20,000 टेम्परेचर होता है। हाँ भाई, टेम्परेचर होता है नेचुरल गैस का, सॉरी नेचुरल प्लाज्मा का, ठीक है जी। सो आगे चलेंगे और अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स जो चीज़ इंपॉर्टेंट वो बताए करें इस बेस्ट। बिल्कुल 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 मैंने वही बताई है, मैंने सारा के सारा कुछ नहीं डिस्कस किया आप लोगों के साथ। आज मैं बहुत जो है वो क्या कहते हैं नपी तुली बात कर रहा हूँ, बहुत जो है डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। चलें भाई आगे नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया भी आप लोगों का, आप सबने जो है मुझे रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि आधे तो सो रहे हैं या आधे जाग रहे हैं, क्या करके रहे हैं ये लोग। जल्दी से आगे चलते हैं, चैप्टर 4 की बात करेंगे हम अपनी टारगेट के एग्जैक्टली जो है उस पर टारगेट पे चल रहे हैं। मैंने आज जो है आप लोगों का सीक्वेंस बनाया था, उसके अकॉर्डिंग आज जो है आज की क्लास के अंदर चैप्टर 4 ही डिस्कस होना था, वो चैप्टर 4 ही डिस्कस हो रहा है। सो मैंने पूरा प्लान बनाया हुआ है, सारे डेज को जो है वो प्लान किया हुआ है, ठीक है। सो वही चीज़ आपने करनी है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है चलेंगे, ताकि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो और इसके साथ साथ हम टेस्ट भी जो है वो सारे के सारे कंडक्ट कर सकें आप लोगों के लिए, और फुल फ्लैज आपकी तैयारी जो है वो हो सके। चैप्टर 4 के हवाले से पहला एमसीक्यू में राइट कर रहा हूँ, द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज, उसमें तमाम चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। The weakest intermolecular force is, अब इसमें से कौन सी है? ए ऑप्शन हमारे पास बनती है भी क्या, इसको जरा चेंज कर लेता हूं मैं, द डायपोल फोर्स। नहीं कांस्टेंट वैल्यूज नहीं भाई, इतनी डेप्थ में नहीं जाते, ठीक है। डायपोल फोर्स, ठीक है भाई। बी ऑप्शन हमारे पास क्या है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन आयंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन आयंस, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगी, आयन डायपोल फोर्स। और बी ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगी भाई, लंदन डिस्पर्शन फोर्स, जिसको हम कहते हैं डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स। अब इस एमसीक्यू के अंदर हम तमाम टाइप ऑफ फोर्सेस को इंट्रोड्यूस जरूर करवा सकते हैं, ठीक है। सो देखो डायपोल फोर्सेस का मतलब क्या होता है कि जो दो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो पोल्स होते हैं ना, देखो डायपोल का मतलब होता है दो ऑपोजिट एंड्स, ठीक है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड। सो ऐसे मॉलिक्यूल जो डायपोल होंगे यानी पोलर टाइप के होंगे, उनके ऑपोजिट जो हैं जो पोल्स हैं उनके अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगी, इसे हम डायपोल फोर्स कहते हैं।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन आयंस, अब ये वो आयन आयन जो आपके पास जो है टाइप ऑफ वंडर वाल फोर्स है ना, जिसमें हम कहते हैं कि आयन डायपोल फोर्स है, सॉरी जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान फोर्स होती है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जो कि आयनिक कंपाउंड्स में होती है। आयन डायपोल फोर्स का मतलब क्या होता है कि एक हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल होगा और एक हमारे पास आयन होगा, इनमें जो फोर्स है इनको आयन डायपोल फोर्स कहते हैं, ये बड़ी स्ट्रांग होती हैं। और लास्ट हमारे पास डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, जिसको हम शॉर्टर वे में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का नाम देते हैं। सो इनमें से जो है आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप सबने जो है बिल्कुल ठीक आंसर दिया है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, जिसको डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स कहते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या था, बिल्कुल बेस्ट था, और हम कहते हैं कि लास्ट हमारे पास ठीक है। ठीक है, अच्छा एक एमसीक्यू मैं चाहूंगा आप लोगों को वर्बली भी बता दूं, ऐसी तरह फोकस कीजिएगा। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच मे बी प्रेजेंट बिटवीन ऑल काइंड्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, थोड़ा सा ये मेरे हाथ से इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको राइट कर लेता हूं। फोर्स अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन ऑल काइंड्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, कौन सी होंगी, आप जरा गेस करें कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास होनी चाहिए। स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी है, मैं जैसे ऑप्शन राइट करूंगा इसके। ए बता देता हूं आपको, ए हमारे पास क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बी हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर, सी ऑप्शन हमारे पास वंडर वाला, भी थोड़ा घुमाने वाला है, सर घूम जाएगा, मतलब घुमाने वाला है कि इसमें दो ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं, वंडर वाल। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन हमारे पास यानी डी, जिसको हम कहते हैं, ये वैसे तौर पे हमारे पास क्या है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल यानी लंदन डिस्पर्शन फोर्स कह लेते हैं। सो इनमें से कौन सा है, तमाम के तमाम जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनमें कौन सी टाइप ऑफ फोर्स जो है मौजूद होती है तमाम के तमाम टाइप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल के अंदर। जल्दी से आप बताएंगे सर, प्लीज एक्सप्लेन द आंसर शॉर्ट ब्रीफली। ठीक है, बिल्कुल शॉर्टली मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, मुझे बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन फोर्स विल ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन आपने बताना है, जल्दी से बता दें। अच्छा, अब यहां पर किसी की सर रिपीट द स्टेटमेंट बताया मैंने आपको कि विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन फोर्स ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन इन ऑल टाइप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो राइट ऑप्शन इज द वंडर वाल इक्वेशन, मतलब वंडर वाल फोर्स। किसी का यहां पर ध्यान भी नहीं गया कि वंडर वाल भी हो सकता है। देखो, अगर आप जो है पहले पेज की बात करते हैं तो उसमें जो डायपोल फोर्स हैं, इवन के डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स हैं, आयन डायपोल फोर्स हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास डायपोल इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस है, इन तमाम को हम वंडर वाल के अंडर फॉल करते हैं। इन तमाम फोर्सेस, इन तमाम टाइप ऑफ फोर्सेस को हम क्या करते हैं, वंडर वाल फोर्सेस के जो है अंडर इसकी हेडिंग में जो है फॉल करते हैं। सो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन था। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का स्पेसिफिक नेम है ना भाई। देखो, आपको बताऊं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, देखो मैं आपको बताया कि दो इसके आंसर जो हैं वो रिलेटेबल हैं आपस में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से बहुत रिलेट करते हैं। सो आपने कंफ्यूज हो जाना था कि मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को जो है चेक करूं या फिर मैं इसको करूं, क्योंकि देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का स्पेसिफिक नेम भी तो है ना, जो आपकी बुक ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। सो क्यों आप इसको करेंगे, आप इसको करेंगे वंडर वाल फोर्स। ठीक है, सो लास्ट ऑप्शन जो कि वंडर वाल वाला है, ठीक है, सॉरी सी ऑप्शन जो है इट इज द करेक्टेड वन। सर एमसीक्यू किधर है, किधर से करवाए हैं, क्या समझ नहीं आ रही भाई आपने क्या कहा एमसीक्यू। ये हारून मैं आपको बताऊं कि आप का जो बार बार एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट करना है, ये हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। सो मे पॉसिबल कि आपको ब्लॉक कर दिया जाए। सो अब आपने वापस ये हरकत नहीं करनी, एक दफा आंसर दे दिया मुझे समझ आ जाएगा, आपको बार बार एक ही जो है कमेंट बार बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो वंडर वाल फोर्स जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन बनती है। अब इससे आगे चलेंगे और नेक्स्ट मूव करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से आगे। स्टेटमेंट डी मेंशन कर रहा, आपको मैं बता दूंगा, फिर आप जो है डी क्यों नहीं था, डी क्यों नहीं हो सकता। देखो डी ऑप्शन था डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, तो सारे लाजमी तो नहीं है ना कि तमाम एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है वो नॉन पोलर ही हो, क्योंकि देखो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस जो है बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होती हैं। ये कैसे कॉन्सेप्ट है सर, ये कैसा कॉन्सेप्ट है सर, बिल्कुल ये कैसा कॉन्सेप्ट है, इस तरह से कॉन्सेप्ट है कि हम ये बात देखते हैं हमारे पेज 1 पे ही ये चीज लिखी हुई है। स्टेटमेंट रिपीट कर दें, एक्सप्लेन कर दें, चले भी
फिर से बता देता हूं मैं आपको, मैंने आपसे कहा था कि विच टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन इन ऑल टाइप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तमाम एटम्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है कौन सी टाइप ऑफ इंटरेक्शन फोर्सेस मौजूद होती हैं। सो उसमें फर्स्ट ऑप्शन था इंटरमॉलिक्यूल, दूसरा था इंट्रा मॉलिक्यूल, तीसरा था वंडरवाल, ठीक है, और चौथा था हमारे पास लंदन डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, जिसको हम जो है सिंपल डे बाय फोर्स कहते हैं। डे बाय फोर्स है, इंस्टेंटेनियस का वर्ड नहीं है, तो डे बाय फोर्स है, ठीक है जी। अब आपसे कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो लाजमी है कि मौजूद होती हैं तमाम एटम्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है, लेकिन ये चीज आपने गौर करनी है कि इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम स्पेसिफिक नेम भी देते हैं, जिसको हम वंडरवाल कहते हैं, क्योंकि वंडरवाल की हेडिंग में तमाम टाइप ऑफ फोर्सेस आ जाती हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग द इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो मैंने कही थी ना बिटवीन द आयंस, ये भी इसी में आ जाती है, वंडरवाल में आती है, ठीक है जी। सो वंडरवाल जो है एक मोर जनरलाइज टर्म है जो कि तमाम के तमाम जो तीन ऑप्शंस थे, इन दो ऑप्शंस इंट्रा मॉलिक्यूल तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, ठीक है, इन दोनों को कवर कर रहा था। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बिकॉज इट कवर्स द बोथ टाइप ऑफ फोर्सेस व्हिच आर इंटरमॉलिक्यूलर एंड डे बाय फोर्सेस, ठीक है, मैंने आपको फिर बता दिया। आई थिंक अब मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों के लिए जो है एक क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूं, उसकी मैं आपको जो है ऑप्शंस प्रोवाइड करूंगा, आपने इनमें से जो है सिलेक्ट करना है। हीलियम जो है हमारे पास, ठीक है, हीलियम जो हमारे पास एटम है, इनमें आपस में किस तरह की इंटरेक्शन फोर्सेस होती हैं। अब यहां पे एक और चीज क्लियर हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बी हमारे पास ऑप्शन क्या है इसके अंदर, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है भाई, सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास है लंदन डिस्पर्शन फोर्स, डिस्पर्शन, ठीक है जी। जी बिल्कुल, टेस्ट सिस्टम होगा, बिल्कुल कर देंगे कर देंगे। अच्छा, मैं आपको कह रहा था इसकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी तो होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम ही तो वंडरवाल फोर्स है, तो हम नाम से इसको पुकारेंगे ना भाई, ठीक है। अच्छा देखो, मैंने आपसे कहा यहाँ पे इस एमसीक्यू की स्टेटमेंट क्या है, इस एमसीक्यू की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ये स्टेटमेंट है कि हीलियम जो है, ठीक है, वो यानी इनके दरमियान, हीलियम एटम्स के दरमियान किस टाइप की फोर्सेज होती हैं, हीलियम के दरमियान आपस में किस तरह की फोर्सेज होती हैं, ये आपने मेंशन करना है, यानी ये आपने बताना है। देखो, जब भी हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की बात करते हैं तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है बेसिक तौर पे ये बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या नॉन पोलर एटम्स होती हैं, ठीक है। जब भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर एटम की हम बात करेंगे तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की हम बात करेंगे, जिसको हम जो है लंदन डिस्पर्शन फोर्स कहते हैं। स्टेटमेंट है कि विच टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट बिटवीन हीलियम एटम्स, ठीक है। सो वो आपसे मैंने पूछा, तो उस पर आपको कौन सी अप्रोप्रिएट लगती है, सबने जो है डी कहा और बिल्कुल ठीक है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर के दरमियान होती हैं। डे बाय फोर्सेस जो होती हैं वो बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर होती हैं। डे बाय फोर्सेस क्या होती हैं, पोलर और नॉन पोलर जो है इसके दरमियान होती हैं, ठीक है जी। सो ये डी ऑप्शन जो है हमारे पास राइट ऑप्शन बनता है। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ हमने मूव करना है, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा लेके चलेंगे आगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो लार्जर हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, इनकी हम बात करेंगे, और इस हवाले से मैं जो है आप लोगों से जो है क्वेश्चन करूंगा कि लार्जर हाइड्रोकार्बन्स, स्टेटमेंट मेंशन कर देता हूं तो फिर आपको कंफ्यूजन होती है। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद लार्ज लेंथ एक्सपीरियंस, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद लार्ज चेन लेंथ एक्सपीरियंस, molecules of hydrocarbon with large chain length experience। ए हमारे पास वैसे तौर पे क्या है, ए हमारे पास है भाई repulsive force, strong attractive force,
एट्रैक्टिव फोर्स। सी ऑप्शन हमारे पास क्या होगी भाई? बेसिक तौर पे हमने यहां पे क्या देखना है? वीकर एट्रैक्टिव फोर्स, वीकर एट्रैक्टिव फोर्स। और डी ऑप्शन हमारे पास लास्ट क्या है भाई? नो एट्रैक्टिव फोर्स। तो इसमें से क्या ऑप्शन हमारे पास होगा? इसमें से क्या ऑप्शन बेस्ट होगा? कौन सा जो है आप समझते हैं कि ठीक है बट मॉलिक्यूल तो स्ट्रांग होते हैं? ये क्या समझ नहीं है भी अजान क्या कह रहे हैं? एलडीएफ इज द वीक। भाई ये तो बिल्कुल टोटली आपने कुछ अजीबो गरीब जो है वो मेंशन किया हुआ है। आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है। मैं आपसे कह रहा था कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि लार्ज साइज के होते हैं, वो किस तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं एक्सपीरियंस करेंगे? वीकर होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे, ठीक है, या किस टाइप के होंगे? यानी कि रिपल्सिव फोर्सेस होंगे, वो नो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, क्या है हमारे पास, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। उसकी बात क्या है? मतलब हम इस वक्त जो हम लेके चल रहे हैं इसमें जो बात कर रहे हैं, देखो आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स आर नॉनपोलर इन नेचर, so they always have London dispersion forces, and the strength of London dispersion forces depends upon size of the atom or size of the molecule. चूंकि large size का हाइड्रोकार्बन है तो इसमें पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। जब पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है तो हम ये बात कहते हैं कि पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से क्या होगा कि अट्रैक्टिव फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस हम कहते हैं कि बिटवीन द लार्जर साइज जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनके दरमियान डेवलप होती है। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसी में अगर मैं आप लोगों को एक और चीज मेंशन कर दूं कि हाइड्रोकार्बन्स विद लार्ज जो है मॉलिक्यूलर साइज विल हैव द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। कौन सी होगी? सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, वेपर्स फॉर्म या गैसियस फॉर्म? इसमें से आप बताएंगे कि जो लार्ज साइज के हाइड्रोकार्बन्स हैं क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो ये किस तरह का हम कहते हैं कि हमारे पास जो है यानी किस स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करेंगे? सॉलिड में, लिक्विड में, गैसियस में या वेपर्स फॉर्म के अंदर? किस फॉर्म के अंदर जो है ये जो है एग्जिस्ट करेंगे? आपने जल्दी से मुझे बताना है इस हवाले से। जी जल्दी से आपने मुझे बताना भी है इस हवाले से कि जो है जो हम इस वक्त बात कर रहे थे कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी स्टेट ऑफ मैटर क्या होगी, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म के अंदर? जब तक आप इसका आंसर देंगे मैं एक एमसीक्यू आप लोगों के लिए राइट कर देता हूं और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट हमने जो है आगे चलना है। जी मैं ले सकता हूं उसको? जी मुझे बता दें कि रिपीट कर दें एमसीक्यू। तो मैंने आपको बताया कि लार्जर साइज हाइड्रोकार्बन्स विल एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड, वेपर्स और गैसियस, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर। इनमें से किस में एग्जिस्ट करेंगे? सो आपने बताना है, क्योंकि देखो जब हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो जाती है तो हम कहते हैं सॉलिड फॉर्म के अंदर जो है एग्जिस्ट करेंगे। तो सॉलिड इज द राइट ऑप्शन। देखो आप लोग समझते नहीं हो इस चीज को, सॉलिड जो है फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। अब एक दो चीजें आप लोगों को लिख लेनी अपने पास, ठीक है, और वो क्या है? वो बेसिक तौर पर ये है कि HF की हम बात करने लगे हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं HF की, हम चूंकि मूव करने लगे टूवर्ड्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज लिखवाता चलूं आप लोगों को। यहां पर एक पॉइंट है कि वाई मीथेन हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू नियॉन, ठीक है। वाई मीथेन हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू नियॉन? बिकॉज मीथेन हैज larger size as compared to neon, so it has greater polarizability, so it will have stronger intermolecular force। तो ये आपने ध्यान में रखना है, इसमें आपने जो है अपने पास इस चीज को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। सो मैं आगे चलने लगा हूं और हम कुछ बात करेंगे किस हवाले से? हम कुछ बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से। द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए। हमारे पास ऑप्शन जो है इसके अंदर क्या है कि 20 टाइम्स लेस देन कोवेलेंट बॉन्ड, 20 टाइम्स लेस देन कोवेलेंट बॉन्ड।
बी ऑप्शन हमारे पास है 20 टाइम्स मोर देन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास है 20 टाइम्स लेस देन आयनिक बॉन्ड। और डी ऑप्शन हमारे पास क्या है भाई, डी ऑप्शन हमारे पास है 20 टाइम्स मोर देन आयनिक बॉन्ड, ठीक है, 20 टाइम्स। आयनिक बॉन्ड। सो इसमें से आपने तमाम ने बता ही दिया है पहले ही कि इसका ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आपने इसको, इस चीज को आपने देख लेना है, अपनी बुक पे इसको अंडरलाइन भी कर लेना है, इस बुक जो है अपनी बुक पे इसको जो है मार्क भी कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं आपको बताता चलूं, वर्बली जो है थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं कि HF जो है वो वीक एसिड है, ठीक है। उसकी रीजन क्या है, वाई, बिकॉज इट हैज हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। HF इज वीक, ठीक है, ए वीकर एसिड बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसका ऑप्शन जो था वो ए ऑप्शन राइट था। आप में से कुछ लोग सी और बी भी कह रहे हैं, सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस MCQ, ठीक है। ये तो बड़ी पेट इंफॉर्मेशन है जो कि आपकी बुक में मेंशन की हुई है, बुक की लाइन ही है जो कि एग्जैक्टली मैंने उठाई है, जिससे मैंने आपको जो है आपको प्रोवाइड किया। और मैंने एक और चीज आपको बताई, और वो क्या थी कि जो है HF जो है वो एक वीकर एसिड है बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है भाई। एक और चीज आपको बस बता दूंगा, जस्ट जो है कन्वे कर देता हूं, ठीक है। हम यहां पर एक चीज देख लेते हैं, लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड्स, ठीक है, आर कॉइल्ड अबाउट वन अनदर इनटू स्पाइरल बाय, ठीक है। किस वजह से होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है, ठीक है। लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड्स, ठीक है, आर कॉइल्ड अबाउट वन अनदर इनटू स्पाइरल बाय, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ऐसा होता है, ठीक हो गया। अब एक MCQ यहां राइट करता हूं, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा भी है, इंपॉर्टेंट भी है, उसको आपने जो है जज करना है, उसके बाद से आपने बात करनी है, ठीक है। मैं टॉपिक बाय टॉपिक MCQ को डिस्कस कर रहा हूं, तो उसमें जो मेन कोर जो हमारा कॉन्सेप्ट है किसी टॉपिक के हवाले से, वो ब्रीफ भी हो रहा है, आप लोगों को जो है साथ में रिवाइज भी करवा रहा हूं, और MCQ की टाइप भी हमें जो है वो उस हवाले से अंदाजा जो है हमें हो रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इनमें से कौन सा कंपाउंड है सर, ई कैट के MCQ इतने इजी होते नहीं भाई उमेर। मैं आपको बताऊं कि मेन जो है वो जो कहने के कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है, ठीक है। और स्ट्रांग होता है सिर्फ बिल्कुल, क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो क्या कहते हैं, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ वीक होती है। इतने भी आसान नहीं होते, जो भी आपका टेस्ट आएगा उस पर आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना जो है वो आसान होता है, कितना मुश्किल होता है, क्योंकि टेस्ट आपकी जो है जो भी आपका आपकी कॉन्सेप्ट होते हैं उसको बता देता है कि आप कितना कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है और कितना आपको इजी लगा, कितना आपको मुश्किल लगा। सो टेस्ट में आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना इजी होता है, कितना मुश्किल होता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, समझाने के लिए, क्लियर कॉन्सेप्ट करने के लिए टॉपिक वाइज मैंने आसान आसान MCQs भी रखे हुए, कुछ मुश्किल भी रखे हुए इसके अंदर, ताकि आपको जस्ट बता सकूं कि किस तरह का जो है क्वेश्चन बनता है। विच टाइप ऑफ कंपाउंड विल नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो ए ऑप्शन हमारे पास है वाटर। बी ऑप्शन, जैसे कि हम लिक्विड कंप्लीट कर लेंगे, आपका टेस्ट जो है मैं स्टार्ट कर दूंगा, फिर हम वापस आएंगे। HCl हैव नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसके अंदर होती है, लेकिन उसकी एक्सटेंट बहुत कम होता है, बहुत है कम कहते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, वाटर, उसके बाद इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास क्या है भाई इसकी, इथाइल अल्कोहल के बाद फिनोल, और लास्ट ऑप्शन हमारे पास है मैं जानता हूं मैं बहुत जल्दी लिख रहा हूं, तो इसलिए बहुत जल्दी कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ हो रहा है, कि यानी ऊपर नीचे आप लोगों को जो है दिख रहा है। सो डाई इथाइल ईथर, ठीक है। सो इसमें से ऑप्शन बताएं कि कौन सा ऑप्शन जो है ठीक है, इसमें से बेस्ट ऑप्शन बताएं कि क्या होगा।
इसमें से आपने बताना है कौन सा जो है राइट ऑप्शन बनता है। किस कंपाउंड के अंदर आप देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है? जल्दी से, बहुत जल्दी। इथाइल अल्कोहल पहले बता दिया मोहम्मद ने, जल्दी से बताएं इनमें से किस कंपाउंड के अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। अभी रीजन भी आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं होती किसी कंपाउंड में। जी, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से आंसर करना है आप सबने, फास्ट, जल्दी, क्विक। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं सबके सब, देखो बहुत ओबीडियंट हैं, बहुत जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देते हैं। ठीक है, अब मैं डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर दे दिया। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी बी वाले नहीं, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वाई? वाटर तो आप जानते ही हैं कि H2O में बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल देयर एग्जिस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इथाइल अल्कोहल, इसका जो है वो चूंकि एफएससी पूरी पढ़कर आ चुकी हो तो आपको पता ही है कि क्या है। वैसे तो आप सी दो, इसको राइट कर लेते हैं, ये, और ये रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, फिनोल में भी होती है, फिनोल ये है ना, सो ये हाइड्रोक्सिल इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रिएटिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। समहाउ वीकर होता है लेकिन होती जरूर है। डाइइथाइल ईथर क्या है? डाइइथाइल ईथर है ये। देखो एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डेवलप होने के लिए कुछ रीजंस होती हैं, कुछ आप कहने के रिक्वायरमेंट्स होती हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन का डायरेक्टली बॉन्डेड होना जरूरी है। तो यहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है लेकिन इसका कोई हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं है। यहां जो दो बॉन्ड हैं ये बिटवीन ऑक्सीजन और कार्बन है, तो हम कहते हैं कि इसलिए डाइइथाइल ईथर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं डेवलप कर सकता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। ठीक है जी, सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बिकॉज इन डाइइथाइल ईथर द बॉन्ड, बिल्कुल एग्जैक्टली सदर ने बिल्कुल ठीक कहा कि कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड है, ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली तौर पे कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप नहीं कर सकता। ठीक है भाई, क्लियर हो गया आप लोगों को? मुझे बताना है कि ये मोड जो आज हम फॉलो कर रहे हैं आपको ठीक लगा भी है या नहीं लगा, यानी आप समझते हैं कि हम इसी तरह से कैरी करें खास करके पार्ट 1 तक, तो क्योंकि सारा का सारा थ्योरेटिकल है और इस तरीके से ही हम लेके चले एमसीक्यूज को डिस्कस करें या आप कुछ और चेंज चाहते हैं? जल्दी से आपने मुझे इस हवाले से भी आपने जो है इस हवाले से मुझे ब्रीफ करना है। ठीक है, बताना है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू भी चलेंगे सर। मेरा 84, अच्छा ये तो जो है हम आगे जब जो है ना कैरियर काउंसलिंग में जाएंगे, आज 4 बजे फिर मैंने आना है, तब आप क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब इवेपोरेशन की हम बात करेंगे, इवेपोरेशन की हम इस वक्त बात करेंगे और इवेपोरेशन के हवाले से मैं आपको कहूंगा कि ये एक ऐसा फिनोमिना है, ठीक है, जो कि हम कहते हैं कि क्या होगा, यानी जो ऑल टेम्परेचर के ऊपर जो है ये चलता है। ठीक है, ये जो मस्त प्लान वाला काम था ना, ये मैंने उसी टॉन में बोला जिस तरह में वो बोलते थे। ठीक है, सो मस्त प्लान, ठीक है, सो ये मस्त प्लान हम फॉलो करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि प्लीज डिस्कस द टॉपिक्स टू। भाई अब्दुल्ला कह रहे हैं डिस्कस भी करें टॉपिक, चलें भी देखते हैं, अभी चूंकि मेजोरिटी अथॉरिटी है तो देख लेते हैं क्या करना है हमने। ठीक है, अच्छा मैं आपसे कहता था कि इवेपोरेशन जो है ये जो है क्या होगा कि बिल्कुल ठीक है, बुक 1 के लिए ओके। अच्छा, इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है ये ऑल टेम्परेचर के ऊपर जो है होता है, ये फिनोमिना जो है ऑल टेम्परेचर के ऊपर जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर और वाटर की इवेपोरेशन भी तमाम टेम्परेचर पर होगी। आपसे अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए भी आपसे अगर पूछा जाए कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज पॉसिबल एट, और आपसे जो है ऑप्शंस आपको जो है वो प्रोवाइड की जाए कौन कौन सी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट ऑल टेम्परेचर और अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप क्या कहेंगे? आप ऑल टेम्परेचर पे जो है क्लिक करेंगे क्योंकि तमाम टेम्परेचर के ऊपर वाटर की इवेपोरेशन होती है। ठीक है, सो ये जो है ऑप्शन ठीक होगा। अब एक जो है एमसीक्यू में वर्बली बताऊंगा, फिर मैं यहां पर व्हाइट बोर्ड पे आऊंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम की हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं बिल्कुल, देखो मैं आपको बताऊं कि एमसीक्यू के अंदर हम टॉपिक ही डिस्कस कर रहे होते हैं, उसका मेन कोर कॉन्सेप्ट आ जाता है एमसीक्यू के अंदर, मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन है, एट इक्विलिब्रियम रेट एवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन, ये चूंकि आ जाएगा वेपर प्रेशर के हवाले से, इफ टेम्परेचर इज नेगेटिव, एग्जैक्टली तमाम टेम्परेचर पर होता है। आपने देखा भी है कि इवन जब बर्फ जमी होती है तो उसमें से भाप उभर रही होती है, निकल रही होती है, तो तमाम टेम्परेचर पर ही होता है वो। ठीक है, अच्छा
एट इक्विलिब्रियम रेट एवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन, ये क्या होंगे? इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं तो ऑपोजिट प्रोसेस जो है, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। जब हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि जब जो है इक्विलिब्रियम डेवलप होगा तो इक्विलिब्रियम जो है इसके ऊपर हम कहते हैं जो दो ऑपोजिट प्रोसेस थे, ठीक है, वो इक्वल रेट पर होंगे, सो बिकम्स इक्वल हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से जो है हम डिस्कशन करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के टॉपिक के हवाले से। मैं आपको एमसीक्यू राइट करूंगा। अच्छा, मैं ऐसे करता हूं, आप लोगों को आप लोग इस बात को एग्री करते हैं कि हम जो है, मैं आप लोगों के लिए क्या करूं कि मैं टेस्ट जो है वो लगा दूं, डिस्कस द टॉपिक। ऐसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखो महक, हम कर क्या रहे हैं कि हम जो है ना 1 बाय 1 टॉपिक वाइज एमसीक्यू लेके चल रहे हैं। टॉपिक की स्टेटमेंट मेंशन करता हूं, उसके पॉसिबल जो भी ऑप्शंस हैं उनको एलेबोरेट करता हूं, कौन सा है कौन सा क्यों नहीं है उसकी बात करता हूं। सो उसमें टॉपिक की एक्सप्लेनेशन या डिस्कशन आ जाती है। अब अगर अभी फिर भी आप कहती हैं कि महक ऐसा होना चाहिए तो जरूर आप मुझे जो है बता दीजिएगा, हम देख लेंगे उसको भी, हम टॉपिक वाइज पे भी चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो है ऐसे करता हूं कि मैं आप लोगों का टेस्ट लॉन्च कर देता हूं, ठीक है। आप लोग टेस्ट परफॉर्म कर लें, ठीक है। और जो उस वक्त तक जो टाइम मुझे मिलेगा उसमें मैं व्हाइट बोर्ड पे कुछ ना कुछ सफिशिएंट एमसीक्यूज लिख दूंगा, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और बाद में हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा कि हम टेस्ट को भी डिस्कस कर सकें। तो अगर मैं ये कर लूं, सर जी शुरू में टॉपिक समझाते थे, समझ आता था। अच्छा, साथ कह रहे हैं, चलो भाई यहाँ तो बहुत से टॉपिक वाले भी आ चुके हैं, तो देखते हैं इसको, कोई बात नहीं। मैं आपके लिए आज एक पोस्ट भी कर दूंगा, उस पर भी आपने अपनी जो है सजेशन देनी है, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों का टेस्ट लॉन्च कर दूं और इस दौरान जो है मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू राइट करूं और फिर हम जो है उसको भी कर लेंगे। अच्छा देखो, मैं आपको बताऊं एक चीज, और वो क्या है कि देखो स्टूडेंट्स जो है ना, ठीक है, इनकी अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को इस बात में, इस हवाले से जो है थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि देखो टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। हमारे पास जो है टोटल गिने चुने दिन है 25 से 24 दिन है, ठीक है, तो बहुत थोड़े रह गए। सिलेबस को कंप्लीट करना है तो उसमें अगर हम डेप्थ वाइज टॉपिक में जाएंगे तो आप खुद भी इस बात को जानते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे कोर्स कंप्लीट। तो थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने देनी है कि आप जो चैप्टर में कल डिस्कस करना चाहूंगा उसको पहले से रीड आउट कर लें। जब आप उसको रीड आउट कर लेंगे तो हमें टॉपिक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जस्ट एमसीक्यू को भी डिस्कस करेंगे तो हमारा जो मेजर कॉन्सेप्ट है वहां भी क्लियर हो जाएगा। सो आपको थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल जरूर होना पड़ेगा। मैंने आप लोगों के लिए एमसीक्यू लॉन्च कर दिए हैं, आपकी स्क्रीन पर जो है इस वक्त आ चुके होंगे, और आप ये एमसीक्यू करेंगे और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे भाई, हम जो है जो मैं एमसीक्यू आप लोगों के लिए ऐड करूंगा हम बाद में वो करेंगे। आप लोग एमसीक्यू करेंगे और मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू राइट करता हूं यहां पर व्हाइट बोर्ड पे। जिनको टेस्ट लॉन्च नहीं हुआ, यानी जिनको नहीं मिला, ठीक है, उनको ये कि आपने पेज रिफ्रेश करना है और स्टार्ट टेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि आपको टेस्ट मिल जाए। चलें, ठीक है। जुम्मे का टाइम आपको मिलेगा और जुम्मे की ब्रेक जो है वो आपको मिलेगी 1:30 के ऊपर, 15 मिनट्स की ब्रेक होगी। 1:30 टू 1:45 ये ब्रेक रहेगी आपकी। सर सारे एमसीक्यू शो नहीं हुए थे, हुए हैं फाद, ये क्या बात हुई? चलें देख लेते हैं इसको। टेस्ट शो होता है लेकिन जो चॉइस भी है वो हाफ शो होती हैं। तैमूर आप इस तरह करें, अपने जो आपने जूम किया हुआ है ना अपने मेरे हाथ से स्क्रीन को, उसको आप जूम आउट कर लिया करें ताकि आपको फुल शो हो, ठीक है। ये देख लिया करें। अच्छा जल्दी से आते हैं अपने पॉइंट की तरफ और इसको हम डिस्कस करते हैं ताकि इसको भी हम क्लैरिफाई कर सकें और आगे मूव कर सकें। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड विल बी, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड की हम बात करते हैं तो देखो मैं आपको बताऊं कि बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कैसे करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। सो हम समहाउ कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल प्रेशर। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके मुताबिक, स्टेटमेंट के मुताबिक आपने देखना है कि कौन सी ऑप्शन राइट बनती है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड विल बी लोअर एट हायर एल्टीट्यूड,
हायर एट हायर एल्टीट्यूड, सेम एट सी लेवल एंड हायर एल्टीट्यूड, ठीक है, एंड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें से कौन सी ऑप्शन जो है आपको राइट ऑप्शन लगती है, ये आपने मुझे बताना है। ठीक है, बताएं जल्दी से इसमें से कौन सी ऑप्शन आपको जो है ठीक लगती है, और कौन सी ऑप्शन आपको लगती है कि ये ठीक है, क्या इसमें से जो है वैलिड है। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया अभी कि हमेशा किसी भी सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसकी जो वैल्यू है इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, और आप जानते हैं कि जब हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, यानी कि जब हम ऊंचाई पे जाते हैं, सो ऊंचाई पे जाते हुए क्या होता है कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज करता है। जब एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज करेगा तो हम कहते हैं कि फिर हमारे पास क्या होगा कि फिर जो है हम कहते हैं कि हायर एल्टीट्यूड के ऊपर चूंकि एक्सटर्नल प्रेशर कम हो चुका है तो हम कहेंगे कि फिर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो लोअर एट हायर एल्टीट्यूड, एग्जैक्टली ये आंसर बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन इसकी ठीक है। और रीजन क्या थी, रीजन यही कि हायर एल्टीट्यूड पे जाकर हमारा जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम हो जाता है। जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है तो हमें कम एफर्ट दरकार होती है, कम टेम्परेचर रिक्वायर होता है कि हम एक्सटर्नल प्रेशर को मीट कर सकें उस सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट को अटेन करने के लिए। सो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एट हायर एल्टीट्यूड विल बी लोअर, विल बी लेस। ठीक है, सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, और ऑल एमसीक्यूज वीडियो अपलोड कर दें सर, बिल्कुल ठीक है वहाब, वो कर देंगे। ठीक है, उस बात से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अच्छा यहां पर आप देखें, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज 23.7 टॉर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, जब एक्सटर्नल प्रेशर कम है, बहुत थोड़ा है, 23.7 टॉर है। ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रेशर के इतने कम होने की बुनियाद पर बॉइलिंग पॉइंट फिर क्या होगा, क्या ऑप्शन आपके पास बनती है इसमें राइट, क्या ऑप्शन आप समझते हैं कि इस जो है एमसीक्यू के लिए ठीक रहेगी। मैं इस वक्त इसकी बात कर रहा हूं, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज 23.7 टॉर, बॉइलिंग पॉइंट वाटर ऑफ वाटर विल बी, इनमें से क्या ऑप्शन ठीक रहेगी, आप बताएंगे जल्दी से। इनमें से कौन सी जो है वो बेस्ट सूटेड ऑप्शन आपके लिए लगती है कि ये बिल्कुल ठीक है और इसमें हम कहते हैं कि ये जो है कवर कर रही है इस पॉइंट को। सो देखो, एक्सटर्नल प्रेशर बहुत कम है, विच इज 23.7 टॉर, आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है। आप जानते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है डिसाइड करता है कि सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट को, अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो है कम होगा तो हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सो ये बेसिक तौर पर हमारे पास 25 है। ठीक है सर, आप रिकॉर्डेड लेक्चर कहाँ से मिलेंगे बता देता हूं सर, फिलबत इस पे फोकस करेंगे। 25 इज द राइट ऑप्शन। मिनाहिल का आंसर गड़बड़ है, गलत है, क्योंकि हमारे पास जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बहुत थोड़ा है। सो हम कहते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज द राइट ऑप्शन, ये ठीक है, यानी ये ऑप्शन जो है, यानी ये जो लास्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक होगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे पास जो है 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, ठीक है, सो एक्सटर्नल प्रेशर पर क्या होगा 1489। तो आपने जो एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यूज और उनके ऊपर जो कंसर्न बॉइलिंग पॉइंट हैं वो आपने मार्क कर लेने हैं, एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट वाला जो हमारे पास टॉपिक है उसके अंदर। ठीक है, आपने जो भी एक्सटर्नल प्रेशर है उन पे जो भी रेलेवेंट बॉइलिंग पॉइंट है वो आपने मार्क कर लेने अपने पास। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं। ये स्टेटमेंट है, मैं इसकी बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट करूंगा और आप मुझे बताएंगे क्या हो सकती है। इस एमसीक्यू की मैं ऑप्शंस आपके लिए यहां मेंशन करूंगा, अब आप मुझे बताएंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इस पॉइंट को आप पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा ठीक है। डिस्टिलेशन भी हमारे पास क्या है भाई, सिर्फ डिस्टिलेशन का प्रोसेस, वैक्यूम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, और डी ऑप्शन हमारे पास क्या बनता है इसका राइट, जो ऑप्शन हम लास्ट ऑप्शन कहते हैं वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है। तो इसमें से क्या होगा, सो हम कहते हैं द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस विल मेड टू बॉयल एट लोअर टेम्परेचर। तो इसमें से क्या ऑप्शन बनता है, बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव, सॉरी वैक्यूम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है,
जब एक्सटर्नल प्रेशर आप कम करेंगे तो अल्टीमेटली जो है वही सब्सटेंस एट लोअर टेम्परेचर जो है बॉयल करना शुरू कर जाएगा। सो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, ये हम इसलिए करते हैं, और आपने वहाँ पे एग्जांपल भी देखी हुई है, ग्लिसरीन की एग्जांपल मेंशन की हुई है कि वो अपने बॉयल जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है उस पर डिकम्पोज हो जाती है। सो अगर हमें उससे प्योरीफाई करना हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं, वैक्यूम का वर्ड, वैक्यूम डिस्टिलेशन का जो है प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है और हम कम टेम्परेचर के ऊपर ही उसे क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, सो ये हमारे पास आ जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि ये जो है चीज़ आपको क्लियर भी हुई होगी और आपको समझ भी जो है वो आई होगी। ठीक है, सो आगे चलेंगे और नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारे पास टाइम अब भी शॉर्ट रह गया है और सॉलिड के एमसीक्यूज को भी हमने डिस्कस नहीं किया। सो समहाउ थोड़ा बहुत टाइम हमारे पास और चाहिए है कि जिसपे हम कंप्लीट कर सकें इस चीज़ को। एक चीज़ आप अपने पास नोट डाउन करेंगे, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर जो है वो कितनी होती है, वो 40.6 किलो जॉल होती है पर मोल। ठीक है, आपने इस चीज़ को अपने पास नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, 40.6 किलो जॉल पर मोल होती है किस चीज़ की भाई, जो हमारे पास वाटर है इसकी। ठीक है, वाटर की मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन 40.6 किलो जॉल पर मोल होती है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट एमसीक्यू आपके लिए राइट करूंगा। सर एमसीक्यू का टाइम इंक्रीज कर दें, टाइम की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है भाई, हमने एमसीक्यूज के टाइम को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, बेफिक्र रहें। आज मैंने सिर्फ इसलिए रखा था कि आप लोगों को थोड़ा सा टफनेस जो है फील हो। स्टीम काज मोर सिवियर बर्न, ठीक है, देन बॉइलिंग वाटर बिकॉज इट पोजेस steam cause more severe burn than boiling water because अब इसमें ए ऑप्शन हमारे पास आता है कि क्या होगा भाई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है इसके अंदर। फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। डी हमारे पास है लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन है, और डी हमारे पास है, ये सी है बेसिक तौर पे, ऑल ऑफ डीज। सो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट रखेंगे, इस टेस्ट एमसीक्यू के भी डिस्कस कर दिया करें। बिल्कुल जरी मैं आपको बताऊं कि मैंने कल भी जो ऐसे काम किया था कि मैंने आपसे जो है कल भी ये बात कही थी कि जो है कल मतलब मैंने एक अपलोड कर दी थी वीडियो आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने आपके जो टेस्ट के एमसीक्यूज थे उसको डिस्कस किया था, तो आप मेरी प्रोफाइल पर जाकर देख सकते हैं। आज भी मैं ऐसे ही करूंगा कि आप लोगों के लिए फिर वो एक जो है वो एमसीक्यू को डिस्कस करने के लिए एक वीडियो बना दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन जो है राइट मैं उसको अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। सो इसमें से बताएं कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक लगता है आप लोगों को। देखो मैं डिफाइन कर देता हूँ वन बाय वन। ठीक है, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, किसी सॉलिड सब्सटेंस को मेल्ट करना, सॉलिड सब्सटेंस को मेल्ट करना फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, वेपराइजेशन आप जानती हैं, लिक्विड को किसमें, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, और सब्लिमेशन क्या होता है कि किसी गैसियस सब्सटेंस को सॉलिडिफाई करना या लिक्विड में कन्वर्ट करना, इसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, सो बेस्ट ऑप्शन इसकी क्या थी, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि वाटर जो है जब स्टीम फॉर्म के अंदर होता है तो वो वेपर्स फॉर्म के अंदर होता है। एमसीक्यू की स्टेटमेंट की समझ नहीं आई। स्टीम जो है यानी स्टीम जो वेपर्स फॉर्म के अंदर वाटर होता है तो हम कहते हैं स्टीम काज मोर सिवियर बर्न। जब स्टीम जो है, ठीक है, वो हमसे इनकनेक्ट होता है तो वो बर्निंग का अमल काज करता है। ठीक है, हमारे स्किन पर। सो हम कहते हैं कि वो ज़्यादा बर्निंग जो है क्रिएट करता है एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर, और उसकी रीज़न क्या है कि उसके पास मौजूद है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि जो वाटर है, ठीक है, वो वेपोरेट हो चुका है, वेपराइजेशन की फॉर्म, वेपर्स की फॉर्म के अंदर है। हम कहते हैं कि इसके पास चूंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन थी, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, इसके थ्रू जो बर्निंग का प्रोसेस होता है या जो हम कहते हैं बर्न होता है वो ज़्यादा क्या कहते हैं सिवियर किस्म का होता है, और हम कहते हैं कि डिफ़िकल्ट टू जो है हैंडल होता है। ठीक हो गया। सो यहाँ तक कन्फ्यूजन आपकी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। हमने इसी जो है पॉइंट के अंदर मैंने आपको थोड़ा बहुत डिफाइन भी कर दिया कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू
कन्वर्ट द सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, टू द इनटू द लिक्विड फॉर्म, ठीक है, इनटू द लिक्विड फॉर्म, मेल्टेड फॉर्म, ठीक है, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द लिक्विड, ठीक है, सब्सटेंस इनटू द वेपर्स फॉर्म एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज कॉल्ड एज वेपर्स, ठीक है। और सब्लिमेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, विच विल बी रिलीज और एब्जॉर्ब, ठीक है। जब हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि एक गैसियस सब्सटेंस जो है वो लिक्विड में या सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है कुछ चीज़ हम नई डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है लिक्विड क्रिस्टल्स का, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल्स के टॉपिक को हम इस वक्त देखेंगे। उस हवाले से एक एमसीक्यू में राइट करूंगा और फिर कुछ चीज़ें हैं जो उसमें से मैं मार्क करवाऊंगा ताकि फिर हम आगे मूव कर सकें और जो है सॉलिड का जो पोर्शन है उसको हम डिस्कस कर सकें। जल्दी से जो है एक लिक्विड क्रिस्टल के हवाले से जो है चीज़ आपको बता दूं सर। टेस्ट अभी दिया था वो पास पेपर्स में से था। मैं आपको बताऊं कि मोस्टली तौर पे जो हम एमसीक्यूज दे रहे होते हैं हमारे पास पास पेपर की जो है वो अवेलेबिलिटी है, सो हम उसके थ्रू जो है आप लोगों के टेस्ट को क्या कहते हैं सेट करते हैं, ठीक है। सो जल्दी से मैं मेंशन करता हूँ certain melt to a turbid liquid phase with the properties liquid as well as some degree of orderness like solid, such turbid liquid is called as, क्या हो सकता है इसमें आप खुद भी ये बात अंदाजा लगा सकते हैं। लिक्विड क्रिस्टल की डेफिनेशन है ये, ठीक है। हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, द वे आर डीलिंग विद सच अ लेंथ सिलेबस, ठीक है, इज द मोर अप्रोप्रिएट वन। बिल्कुल ठीक है शिजा, हम बिल्कुल बहुत लेंथी हमारा टॉप जो है वो सिलेबस है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसी तरह से हमें कंटिन्यू रखना चाहिए कि हम जस्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करें। अच्छा, अब आप टॉपिक पे मतलब जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं उस पर आप फोकस करेंगे। मैं आप लोगों के लिए एक स्टेटमेंट मेंशन कर रहा हूं, सर्टेन, ठीक है, मेल्ट टू आर टर्बिड सब्सटेंस मेल्ट टू आर टर्बिड फेज with properties of liquid as well as some degree of orderness like solid, such turbid liquid is called as, क्या होगा इसमें से, ये हमारे पास amorphous solid है, vitreous solid है, crystalline solid है या liquid crystal है, क्या होगा ये हमारे पास, ठीक है। amorphous solid, vitreous solid, crystalline solid या लिक्विड क्रिस्टल, इसमें से क्या हो सकता है। क्या आपको लगता है कि ऑप्शन जो है वो बेटर रहेगी जब हमारे पास एक सब्सटेंस जो कि हम कहते हैं कि टर्बिड स्टेट में आता है, जिसमें कि हम कहते हैं उसकी प्रॉपर्टीज लिक्विड भी हैं और समहाउ ऑर्डरनेस लाइक सॉलिड भी है। सो इसमें से कौन सी ऑप्शन आपको लगती है कि बेस्ट रहेगी, ये आपने मुझे बतानी है। बाकी हम लिक्विड क्रिस्टल के अंदर कुछ चीज़ें जो है मैं चाहूँगा आपको मैं मार्क करवा दूँ, वो आप जरूर मार्क कीजिएगा और उसके बाद फिर हम चलेंगे टुवर्ड्स सॉलिड पोर्शन। सॉलिड पोर्शन थोड़ा सा शॉर्टर है, सो वो चीज़ हमने देखनी है, ठीक है। एक तो चीज़ आपने जो जहन में रखनी है वो क्या है कि 1888 के अंदर फ्रेडरिक बोहलर, ठीक है, फ्रेडरिक रेनिटीजर हमारे पास साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये टर्म लिक्विड क्रिस्टल की इंट्रोड्यूस करवाई थी और उन्होंने जो सब्सटेंस अपने जहन में रखा था जिसको वो लेके चल रहे थे वो कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट था। और कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट की जो टर्बिड स्टेट है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो रेंज है टर्बिड स्टेट की या टर्बिडिटी की जो रेंज है वो बेसिक तौर पे क्या है हमारे पास, ठीक है, वो बेसिक तौर पे हमारे पास है 145 टू 179। थोड़ा सा मैं जो है वो स्टेटमेंट को रिकॉल कर देता हूँ। स्टेटमेंट हमारे पास थी कि सब्सटेंस मेल्ट टू अ टर्बिड लिक्विड फेज विद प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एज वेल एज सॉलिड, ठीक है। सच टर्बिड लिक्विड आर कॉल्ड एज, क्या होगा टर्बिड लिक्विड, इसमें वो क्या है इस तौर पे एमॉर्फस सॉलिड है, विट्रस सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है या लिक्विड जो है वो क्रिस्टल्स हैं। सो लिक्विड क्रिस्टल इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। मैं आपको बताता था कि लिक्विड क्रिस्टल में आपने जो चीज मार्क करनी है और वो क्या है कि 1888 के अंदर फ्रेडरिक रेनिटीजर साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर किया, कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट पे काम कर रहे थे। 145 जो था वो स्टार्टिंग टाइम था जिसमें कि मिल्कीनेस अपेयर हुई थी, 179 के ऊपर मिल्कीनेस डिसअपेयर हो गई थी। तो ये 145 टू 179 बेसिक तौर पे टर्बिड स्टेट थी जो कि हम कहते हैं इस लिक्विड क्रिस्टल की थी, ठीक है। बाकी लिक्विड क्रिस्टल्स के 3 डिफरेंट जो है वो होती हैं टाइप्स कह लें या जो भी फॉर्म्स हैं, ठीक है, न्यूमेटिक, सिमेटिक और कॉलिस्ट्रिक, ठीक है। ये आपके पास मिल जाएगी आपको जो है लास्ट पैराग्राफ की 2 लाइन से इससे ऊपर वाली लाइन के अंदर आपको मिल जाएगी न्यूमेटिक, सिमेटिक और कॉलिस्ट्रिक, ठीक है। ये आपने अंडरलाइन करनी है, इस चीज़ को आप अंडरलाइन करेंगे, न्यूमेटिक, सिमेटिक और कॉलिस्ट्रिक, ठीक है। ये आप जो है अंडरलाइन करेंगे जो कि हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है इंपॉर्टेंट है फॉर MCQ, ठीक है। ये आपने जरूर जो है वो लाइन अंडरलाइन करनी है।
ठीक है भाई। सो ये चीज़ आपने अंडरलाइन करनी है, और उसके बाद आप जो है इसके जो यूजेस हैं, ठीक है, इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। इनके यूजेस को जो है आप जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा, जरूर जो है इसको बता दीजिएगा। सर जी सब्लिमेशन में डायरेक्ट सॉलिड से गैस में नहीं जाते, अच्छा ओ सॉरी, बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने आपको थोड़ा सा मिस गाइड किया। सब्लिमेशन का ये है कंडेंसेशन का, जो मैं इसको बताया था ना आपको कि गैस से लिक्विड में आना या गैस से सॉलिड में आना, वो कंडेंसेशन है एग्जैक्टली। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच द सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द गैसियस फॉर्म विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। एग्जैक्टली, मुझे करेक्ट करने का बहुत शुक्रिया साथ मेरे उस पर जल्दी जल्दी गो थ्रू करने में, क्योंकि 1 घंटे से बोल रहे होते हैं तो उसमें फिर दिमाग जो है वो वैसे ही घूम रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अंडरलाइन करवा दिया करें सर टॉपिक में। उस्मान यही चीज़ अंडरलाइन करवा रहा हूँ कि आपने जो है न्यूमेटिक, सेमेटिक और कोलिस्ट्रिक को अंडरलाइन करना है, और उसके बाद ईयर मेंशन किया हुआ है वो कि जिसमें ये फर्स्ट टाइम टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी, फ्रीडरिक रेनेटिजर ने जो है वो इंट्रोड्यूस की थी। कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट लेके चल रहे थे, और उसकी टर्बिड स्टेट भी मेंशन की, वो भी आप जो है लिखेंगे, मतलब कि अपने पास लिखेंगे। बाकी जो इसके यूजेस हैं वो आप इसे गो थ्रू कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं और सॉलिड की बात करेंगे। सर आगे, सर आगे, सर नहीं, ठीक है, जब आए मुझे बता दें, ठीक है ना, ठीक है भाई, हमें थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा, हम आगे चल सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा अच्छा, अब मैं आप लोगों के लिए एक और जो है एमसीक्यू राइट करना चाहूँगा, और वो है रिलेटेड टू सॉलिड, ठीक है। हम सॉलिड स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कैरी करते हैं जब तक कि सर भी आपके आ जाएंगे तो जो है वो क्लास को टेक ओवर कर लेंगे। जी, एमॉर्फस सॉलिड के बारे से हम इस वक्त बात करेंगे। एमॉर्फस सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे से एक ऑप्शन हमारे पास है हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, भी है हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट ए, दूसरा है अंडरगो क्लीन क्लीवेज व्हेन कट विद नाइफ। क्लीवेज, इसको जरा हम ठीक कर लें। मिल जाएगा, मिल जाएगा, आपको बेफिक्र है, मिल जाएगा आपको ना, पूरा पूरा टाइम मिलेगा नमाज पढ़ने का, आपको बेफिक्र है, टाइम हम देंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ठीक है, अंडरगो क्लीन क्लीवेज विद नाइफ, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास क्या है भाई इसके अंदर, कैन पोजेस स्मॉल रीजन्स ऑफ ऑर्डरली अरेंज्ड ऑफ एटम्स, कैन पोजेस स्मॉल रीजन्स ऑफ ऑर्डरली of orderly arrangement of atoms, ठीक है। और डी ऑप्शन वहां राइट कर लेते। अब आपने इसमें से बताना है कि क्या ठीक है। अभी डिस्कस भी करूंगा आप लोगों के लिए कि जो एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसमें मेजर डिफरेंस क्या है, वो भी आपको बताऊंगा। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास है, जो डी ऑप्शन हमारे पास है वो है हैव परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है भाई, सो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है, कौन सा जो है ऑप्शन आपको ये ठीक लगेगा कि जो ठीक है, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन, नन की तो ऑप्शन मौजूद ही नहीं, अनीशा नन की तो ऑप्शन मैंने आपको प्रोवाइड ही नहीं की भी। एमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन हमारे पास है अंडरगो क्लीन क्लीवेज विद नाइफ। सी ऑप्शन है कैन पोजेस स्मॉल रीजन्स ऑफ
ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, और डी ऑप्शन है परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है? इनमें से सी ऑप्शन जो है वो ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, सॉलिड दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। भाई हसीब, ये बार बार ये एमसीक्यूज एक्सरसाइज वाले की बात जो है वो छोड़ दें, फिलहाल हम जस्ट देख लेते हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बात बता रहा था कि हम दो तरह के सॉलिड की बात करते हैं, एक हमारे पास एमॉर्फस होता है और एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास होता है क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसमें परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है और उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है खास करके मेल्टिंग पॉइंट जो है शार्प होता है। लेकिन जो हमारे पास होते हैं एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है कि इनमें अरेंजमेंट थ्रू आउट द थ्री डायमेंशन नहीं होती, इनमें स्मॉल पैचेस के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट होती है जिनको हम क्रिस्टलाइट्स कहते हैं। तो ये आपने वर्ड अपने पास अंडरलाइन कर लेना है, एमॉर्फस सॉलिड के अंदर हम कहते हैं कि क्रिस्टलाइट्स होते हैं। क्रिस्टलाइट वर्ड मेंशन कर लें अपने पास, क्योंकि इसका एमसीक्यू मेरे पास है, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं जल्दी से आगे चलूं तो उसको जो है हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। सो क्रिस्टलाइट, अब आपके जो है टेस्ट में भी आया होगा कि जो स्मॉल क्या कहते हैं स्मॉल रीजन्स होते हैं जहां पर ऑर्डरनेस पाई जाती है एटम्स की, उसको हम क्रिस्टलाइट्स का नाम देते हैं, ये आपने ज़हन में रखना है। और जो है तो ये सी ऑप्शन जो है इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है हमारे पास बिल्कुल ठीक है। बाकी जो है इनको ये जो एमॉर्फस सॉलिड इनको सूडो सॉलिड भी कहते हैं, और सूडो सॉलिड की एग्जांपल में ग्लास हमारे पास बेस्ट आ जाती है, ठीक है। आपके पास एग्जांपल मेंशन भी की हुई है, ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है, ग्लू है, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज एमॉर्फस सॉलिड्स एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड एज सूडो सॉलिड, सूडो सॉलिड, PSUEUDO, सूडो सॉलिड, ठीक है, इसको हम मेंशन करते हैं। सो आपने ये चीज लिख लेनी है अपने पास, एक तो सूडो सॉलिड भी कहते हैं इनको, एमॉर्फस सॉलिड्स को, इनकी एग्जांपल आपने जो है अंडरलाइन कर लेनी है। और जो स्मॉल और जो हमारे पास पोर्शंस होती हैं जिनके अंदर हम कहते हैं ऑर्डरनेस पा जाती है एटम के दरमियान, वो क्रिस्टलाइट्स कहलाते हैं, क्रिस्टलाइट्स जो है वो कहलाएंगे। सर आगे देखिए, ठीक है भाई, आगे चलें, मेरे ख्याल से हमें मूव करना चाहिए आगे। मैं इसको रेज करूंगा और आगे मूव करेंगे। सी ऑप्शन राइट थी इसकी। नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्रिस्टल शो वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। नहीं, डायरेक्ट डेफिनेट शेप तो होती है ना भाई उमेर, किसी भी सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, चाहे वो एमॉर्फस हो चाहे वो क्रिस्टलाइन हो, डेफिनेट शेप होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिस्टल शो वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। क्रिस्टल शो और के आने तक, ठीक है भाई, सर के आने तक आप कह रहे हैं कि डिस्कस कर लें टेस्ट। तो मैं चाहूँगा कि पहले मैं ये जो आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ साथ साथ जो टॉपिक वाइज हैं वो भी हो जाएं थोड़े बहुत, ठीक है। हम टेस्ट पर भी आएंगे, आपसे कहा कि टेस्ट के लिए मैं आपके लिए स्पेशल जो है वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, वो भी अपलोड कर दूंगा, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, वो हो जाएगा डिस्कशन, ठीक है जी। ये भी एमसीक्यूज ही हैं, इसको भी आप देख लें जरा। क्रिस्टल्स शो वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्रिस्टल्स show variation in physical properties depending upon the direction। डायरेक्शन, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। ए ऑप्शन आपके पास है आइसोमॉर्फिज्म, मैं इसी में आपको है इसको डिफाइन भी कर दूंगा इन तमाम प्रॉपर्टीज को। बी हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म, सी ऑप्शन हमारे पास है एनिसोट्रॉपी, और डी ऑप्शन हमारे पास है आइसोट्रॉपी। सो कौन सी आपको ठीक लगती है, कौन सी ऑप्शन ठीक है इसमें से, जल्दी से बता दें आप लोग। खलील कह रहे हैं
एमॉर्फस सॉलिड नहीं आए, क्या मतलब नहीं आए खलील, फिर से आप बोलें क्या कह रहे हैं आप? अच्छा जी, इसकी ऑप्शन बताएं कि इसकी ऑप्शन क्या बनती है ठीक। जल्दी से आपने इसकी ऑप्शन ठीक बतानी कि क्या ऑप्शन आपको ठीक लगती है। जी, सो आप लोगों ने जो है समहाउ दिया है ऑप्शन, जो राइट ऑप्शन आपको लगता है। सो एनिसोट्रॉपी इसकी राइट ऑप्शन है। हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि दो डिफरेंट हमारे पास जो है, बिल्कुल ले लें भाई, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आइसोमॉर्फिज्म के बारे में हम कहते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म एक ऐसा फिनोमिना, एक ऐसी प्रॉपर्टी है सॉलिड की जिसमें कि हम कहते हैं डिफरेंट हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं लेकिन वो एक ही तरह के सॉलिड स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। द फिनोमिना इन विच द टू डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फॉर्म, ठीक है, हैविंग सेम स्ट्रक्चरल शेप, ठीक है, दे आर कॉल्ड इन दे आर द फिनोमिना इज कॉल्ड एज आइसोमॉर्फिज्म। इसको आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि एक ही कंपाउंड है लेकिन वो मोर देन वन जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। एक ही कंपाउंड जब मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करता है इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और एनिसोट्रॉपी का मतलब क्या होता है कि जब भी कंपाउंड की कोई स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टी जो है डायरेक्शन डिपेंडेंट हो, इसे हम कहते हैं एनिसोट्रॉपी। जैसे कि आप कंडक्टेंस ऑफ जो है वो ग्रेफाइट की बात करते हैं तो उसमें जस्ट अलोंग द लेयर्स ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो कंडक्टेंस सिर्फ जो है अलोंग द लेयर्स ही हो पाएगी, ठीक है जी। सो एनिसोट्रॉपी आ गया। और आइसोट्रॉपी में क्या होता है, सेम बिहेवियर होता है, ठीक है, यानी कि कंपाउंड्स एक ही तरह का बिहेवियर शो करते हैं, एक ही तरह का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म शो करते हैं। लेकिन ये आइसोट्रॉपी जो है वो जो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगी, रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसको शो कर रहे होते हैं, ठीक है भाई। सो ये बेसिक टॉपिक हमारे पास था। सी ऑप्शन जो है इसकी राइट ऑप्शन बनती थी जो मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। अब आइसोमॉर्फिज्म क्रिस्टल्स के हवाले से है। आइसोमॉर्फ क्रिस्टल्स के हवाले से एक एमसीक्यू है जो कि मैं आपके लिए लिखूंगा यहां पे। ए ऑप्शन इसकी है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। बी ऑप्शन जो है इसकी है सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। सी ऑप्शन इसकी बनती है भाई सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। और डी ऑप्शन इसकी क्या बनती है भाई? इसकी डी ऑप्शन बनती है सेम मेल्टिंग पॉइंट। सो ये ऑप्शंस हैं रिलेटेड टू एमॉर्फस, ठीक है, आइसोमॉर्फ्स, ठीक है, आइसोमॉर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं या जो आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमेना शो करते हैं उस हवाले से मैंने आप लोगों के लिए राइट किया है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो देखो, मैंने आपको बताया कि आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड इन विच द टू डिफरेंट सॉलिड्स एग्जिस्ट इन
सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। इनको कहते हैं, हमारे पास ये आइसोमॉर्फिज्म जो है का फिनोमेना शो करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं, या आइसोमॉर्फिज्म जो है का फिनोमेना शो करने वाले सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। सो इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक रहेगी? आप सी का कह रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यानी कि सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म इनकी होती है, ठीक है। एक और चीज जो है जो कि आपने आई थिंक टेस्ट में भी देखी होगी, आई थिंक टेस्ट में भी जो है वो आपकी आई होगी, ठीक है, कि हम जब बात करते हैं आइसोमॉर्फिस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, ठीक है। दे हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। आपने ये बात अपने ज़हन में रखनी है, इसको आप मार्क भी कर लीजिएगा, इसको आप राइट भी कर लीजिएगा कि आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस जो होते हैं दे ऑलवेज हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव डिफरेंट क्या कहते हैं उसे एलिमेंट्स, ठीक है। इनकी जो आप कह लें कि जो इनमें एलिमेंट्स होते हैं इनकी कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट होती है अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। एक और चीज़ जो आपने आइसोमॉर्फिज्म के हवाले से अपने जो है वो क्या है कि वो सब्सटेंस यानी वो कंपाउंड जो हैं, ठीक है, वो हम कहते हैं कि वो कंपाउंड जो कि हम कहते हैं कि क्या होते हैं कि जो आइसोमॉर्फिक फिनोमेना शो करते हैं, आइसोमॉर्फिज्म को शो करते हैं, उनके अंदर एलिमेंट के दरमियान जो रेशो होती है, एटॉमिक रेशो सेम होती है, ठीक है। एटॉमिक रेशो क्या होगी? सेम रहेगी। अब्दुल्ला कह रहे हैं सर क्लास कब एंड होगी? वही क्लास तब एंड होगी कि जब जो है नेक्स्ट टीचर भी आपके आ जाएंगे और मैं भी जो है आप लोगों को छोड़ने पर रजामंद हो जाऊंगा, ठीक है। सो अच्छा देखो, आप लोग घर बैठे हुए आराम से जो है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हो, एमसीक्यूज देख रहे हो और उससे मुतालिक अपनी जो है बता रहे हो जजमेंट, ठीक है। और मैं यहाँ पर पूरी एफर्ट कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए एमसीक्यू लिख रहा हूँ, आप लोगों को जो है समझा रहा हूँ। सो मेरी एनर्जी लग रही है, आप लोग तो बैठे हुए आराम से भी, आप लोगों को क्या इशू होना चाहिए और कोई मसला नहीं होना चाहिए आप लोगों को, तो ठीक है। अच्छा, एक एमसीक्यू वर्बली हम देख लेते हैं कि अभी 16 मिनट की क्लास हुई। हाँ देखा ना, देखो बस सिर्फ 16 मिनट की क्लास हुई है। अच्छा चलो, एक एमसीक्यू मैं वर्बली बता देता हूँ, दो बल्कि बता देता हूँ वर्बली तौर पे, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ अभी एट द एंड ऑफ द लेक्चर शीजा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, हम ऐसे ही कर लेंगे। अच्छा, एक हमारे पास एमसीक्यू है, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इज नोन एज एलोट्रॉपी। इसको हम कहते हैं एलोट्रॉपी कहते हैं, यानी कि एक ही एलिमेंट की मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर जो एग्जिस्टेंस होती है इसको हम एलोट्रॉपी का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। सो ये आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है। और दूसरा हमारे पास क्या है, एक और है, crystalline form of the same substance can coexist in equilibrium with each other। ये चीज ध्यान में रखिएगा। सर यू शुड इन्फॉर्म अस द सिलेबस ऑफ द टेस्ट टू। बिल्कुल ठीक है शिजा, कल का जो हमारा टेस्ट होगा वो चैप्टर नंबर 5 के वाले से है, आपने चैप्टर 5 को जो है पढ़कर आना है। तमाम लोगों से कह रहा हूँ चैप्टर 5 आप पहले ही पढ़ेंगे, क्योंकि फिर जो है आप लोग थोड़ा सा अपने एंड पर थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं एफर्ट कर लेंगे ना टॉपिक को पढ़ने में, तो आपको आसानी हो जाएगी एमसीक्यूज को समझने और उसकी जो है डिस्कशन करने में, ठीक है। स्टेटमेंट मेंशन कर रहा हूँ, उस पर अगर आप फोकस करें, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द सेम सब्सटेंस कैन को एग्जिस्ट, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ट्रांजिशन टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, या नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? पॉलीमॉर्फिज्म सिर्फ कंपाउंड शो करते हैं और जो है हम कहते हैं कि एलोट्रॉपी जो है ये एलिमेंट्स शो करते हैं। एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म दे आर कॉल्ड एज एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, ठीक है, और कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म दे आर कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिक। सर वीकली टेस्ट लेंगे हमारे आफ्टर 1 वीक, हमारे उसका भी सोच रहे हैं फिलवक्त। आप जस्ट इस पॉइंट पे फोकस करें जो मैं इस वक्त कह रहा हूँ आपसे, क्रिस्टलाइन फॉर्म of the same, ठीक है, crystalline form of the same substance can exist in equilibrium with each other। इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? मेल्टिंग पॉइंट, ट्रांजिशन टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, या नन ऑफ दीज? जल्दी से बता दें। जल्दी जल्दी बताना है आपने। सो ट्रांजिशन टेम्परेचर इज द राइट ऑप्शन। ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिसपे हम कहते हैं कि दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हो या दो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स हो वो को एग्जिस्ट करती हैं एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे दोनों को एग्जिस्ट करती हैं, दोनों एक ही वक्त में एग्जिस्ट करती हैं। देखना आगे से, कोई बात ठीक है भाई, समझ आ गई आप लोगों को? ट्रांजिशन टेम्परेचर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब एक चीज आपने जो है मुझे बतानी है, आप इसको जो है मैं आपको लिए राइट कर देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको आसानी से पढ़ने जो है वो
आप लोग पढ़ पाएँ इस MCQ को और इसका आंसर दे पाएँ। थक तो नहीं गए आप लोग, बताइएगा मुझे ज़रूर, थक तो नहीं गए आप लोग या? अच्छा श्रीजा कह नहीं, रिपीट कर दें। तो मैंने आपसे यही कहा कि क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द सेम सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर, या नन ऑफ दीज के ऊपर। किस पे है करते हैं? तो श्रीजा ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है इसका आंसर है। अब मुझे बताएं आप तो थक गए, अगर थक गए तो हम करते हैं सर बोर हो गए हैं। ओ हो यजदान कह रहे हैं बोर हो गए हैं। अच्छा चलिए लास्ट MCQ करते हैं और उसके बाद फिर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। कुछ पॉइंट्स मेरे यानी कुछ MCQ जो है मेरे वो रह चुके हैं जो कि रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 4 के लास्ट पॉइंट्स के हवाले से हैं, वो मैं आपके लिए कल आते ही वो डिस्कस करूंगा और फिर मैं चैप्टर 5 को डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। और जो आपका आज टेस्ट था उसके लिए मैं छोटी सी वीडियो क्लिप बना दूंगा, वो अपलोड कर दूंगा और जो है वो आप लोग देख लीजिएगा, यानी कि वो आप लोग उसके थ्रू आपको गाइडेंस मिल जाएगी, टेस्ट के हवाले से डिस्कशन हो जाएगी। आज 4 बजे बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, ना सिर्फ ये कि जो है मैं आप लोगों के साथ आऊंगा कैरियर काउंसलिंग के अंदर, बल्कि इसके साथ हमारे साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर होंगे। सो आप लोगों ने, आप सब ने 4 बजे हमें ज्वाइन करना है, 4 बजे आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं आज, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ हैं आज, ठीक है। तो आप लोगों ने उनकी बात भी सुननी है और वो आपको गाइड करेंगे एक के हवाले से नहीं और बहुत सी चीज़ों के हवाले से, अपनी डेली लाइफ के हवाले से, ठीक है। सो 4 बजे आपने ज़रूर हमारा ये सेशन ज्वाइन करना है। 4 बजे जो है हमारे साथ मैं भी हूँगा और मेरे साथ जो है, मेरे साथ मैं नहीं बल्कि मेरे साथ मेरे मोटिवेशनल स्पीकर एक और होंगे जो एज अ गेस्ट हमारे साथ होंगे और आप सबको मोटिवेट करेंगे। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, ठीक है, और बहुत कुछ काम करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। सो ज़रूर आपने उनकी बात सुननी है, बहुत ऑथेंटिक रहेगी और बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो स्पेशल किस्म की आज हमारी जो है सिटिंग है, ज़रूर आपने जो है ज्वाइन करना है, ठीक है। हम एक स्पेशल इंटरव्यू लेंगे उनका और वो आपको गाइड भी करेंगे, ठीक है भाई। अच्छा लास्ट बस लास्ट, ठीक है, लास्ट, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। लास्ट जब चाहूँगा उसके बाद हम चलेंगे। क्रिस्टलेटिस ऑफ सब्सटेंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू, क्रिस्टलेटिस substance can be categorized not ठीक है, categorized into अब वो ए ऑप्शन हमारे पास क्या है? ए ऑप्शन हमारे पास है भाई 5 टाइप्स। इसका आंसर देने के बाद आपको छुट्टी मिल जाएगी। बी ऑप्शन है 7 टाइप्स। सी ऑप्शन है 6 टाइप्स और लास्ट है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। सो क्या ऑप्शन इसके जो है वो ठीक लगता है आपको? क्या इसका जो है राइट ऑप्शन है? जल्दी से बता दें। इसका राइट ऑप्शन क्या है? सेवन इज द राइट ऑप्शन, एग्जैक्टली 7 इज द राइट ऑप्शन। और एक मैराथन किस्म की क्लास मैंने आज पढ़ा दी है। सो 7 इसका राइट ऑप्शन है और मैं चाहूंगा कि आप सबको मैं सुकून दूं, ठीक है, वो शांति वाला एलिमेंट आप में आ जाए। 4 बजे आपसे मुलाकात होगी। 4 बजे आप सब ने जो है यहां पर होना है, क्योंकि आज जो है सिर्फ मैं नहीं होऊंगा बल्कि मेरे साथ जो है एक मोटिवेशनल स्पीकर होंगे। सो उनको भी आपने सुनना है, उनकी भी यानी उनकी प्रेजेंस जो है, मतलब जब वो यहाँ पर होंगे तो आपकी प्रेजेंस का यहाँ पर जो है रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को बताना चाहिए कि हम भी जो है वो हैं यहाँ पर, ठीक है। सो आप उनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं और जो है उनसे डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स रहें। मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली 2 बजे के बाद मेरी फिर अपनी क्लासेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी। सो मैं थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, तो इंशाल्लाह आपसे जो है 4 बजे मुलाकात होगी। 4 बजे मुलाकात होगी, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, ठीक है। मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ हैं, बहुत अच्छे हैं और आपको बहुत गाइड करेंगे। सो अच्छा, एक और चीज़, प्रोफाइल पर जाना मत भूलिएगा। प्रोफाइल जो है वो उस पर आपको क्या मिल जाएगा कि कल मैंने आप लोगों के लिए कुछ नोट्स अपलोड किए थे रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 3, ठीक है, वो मिल जाएंगे। कल का टेस्ट आपको मिल जाएगा, कल के टेस्ट की डिस्कशन आपको मिल जाएगी वीडियो की फॉर्म के अंदर, और आज जो टेस्ट हुआ था उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा डिस्कशन फॉर्म के अंदर, सो वो भी आप कर लीजिएगा।